अरे तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं व्रत के दिन के शांत शांत। तो स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे और बेहतर होंगे। फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। और आप सभी विद्यार्थियों की काफी भारी डिमांड पे आज ये क्लास रखी गई है। ठीक है, आज का लाइव सेशन होने वाला है। सबसे पहले तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि आज आपका फिजिक्स वर्ल्ड 300 लोगों का परिवार हो गया है, आप सभी स्टूडेंट्स के सपोर्ट की वजह से। ठीक है, फटाफट सभी क्लास को शेयर कर दीजिए। और हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है हिंदी की तैयारी परीक्षा के लिए कैसे करें। कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों के लिए सेशन रखा गया है और सत्र हमारा 2023-24 चल रहा है। फटाफट एक बार क्लास को शेयर कर देंगे सभी जल्दी से, फिर स्टार्ट करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण सेशन। ठीक है, जल्दी से बच्चे क्लास को शेयर करेंगे। हाँ बेटा, बिल्कुल लाइव चल रहा है सेशन आपका। सचिन प्रजापति जी आप हमारे साथ जुड़ गए हैं, कक्षा 11 से 11-12 से हमारे साथ लाइव चल रहे हैं। और आज का सेशन देखिए 11वीं क्लास के लिए और 12वीं क्लास के लिए, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। और हम काफी सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारी चीजों में दिक्कत आती है कि भाई कैसे तैयारी की जाए बोर्ड एग्जाम की, कैसे तैयारी की जाए पेपर की, कैसे मार्क्स अच्छे लाए जाए हिंदी में, और कैसे अपने सारी चीजों का शेड्यूल तैयार किया जाए। तो आज हिंदी में लेके आए हैं कैसे आप 95+ जा सकते हैं। और ना भी अगर आपकी बोर्ड एग्जाम में या फिर पेपर में व्याख्या नहीं लगती है तो भी आपको पेपर कैसे फेस करना है, हर एक चीज बताने वाला हूँ। फटाफट क्लास को शेयर कीजिए। सूरज भाई गुड इवनिंग बेटा, क्वालिटी अच्छी है, चलो धन्यवाद बेटा, क्वालिटी अच्छी है तो। और जिस हिसाब से मुझे लग रहा था कि बच्चों की डिमांड ठीक ठाक रहेगी, अच्छे से बच्चे जुड़े हैं क्लास में, लेकिन नहीं जुड़े हैं, ये चीज रहती है। चलिए बेटा और वेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो बेटा आप सभी अपना डिमांड रखिए, अपनी प्रॉब्लम रखिए मेरे सामने कि हिंदी की तैयारी में आपके सामने क्या प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या प्रॉब्लम आपकी हिंदी में आ रही है। फटाफट से मुझे सबसे पहले अपने डाउट्स बताइए कि सर हिंदी में हमें ये समस्या है, हम हिंदी को नहीं पढ़ पा रहे हैं, हिंदी में ये दिक्कत हमारे साथ आ रही है, प्लीज हमें कुछ हेल्प कीजिए। फटाफट से अपने डाउट्स पूछें। क्लास नहीं चल रही है बेटा, सूरज गलत कह रहे हो, क्लास तो लाइव चल रही है, हम देख पा रहे हैं क्लास लाइव चल रही है, कंटिन्यू क्लास चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है क्लास ना चल रही हो, क्लास चल रही है। सबसे पहले आप सब बच्चों के मैं सुनना चाहता हूँ डाउट कि हिंदी की प्रॉब्लम में क्या डाउट आ रहे हैं, फिर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे सारी चीजें आपको करनी है। फटाफट से अपने डाउट्स रखिए मेरे सामने। हमें पढ़ने प्रॉब्लम है बेटा, पढ़ प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें आपने लिखा कि हमें पढ़ने प्रॉब्लम है, पढ़ने। बेटा मैं क्या समझू इस बात से, मुझे तो कुछ समझ नहीं पढ़े क्या होता है कि हमें पढ़ने प्रॉब्लम है। बेटा कम से कम कमेंट तो सही लिख सकते हो, कम से कम कमेंट तो सही दे सकते हो कि हमें पढ़ने प्रॉब्लम है, ये क्या हो, मेरे तो कुछ समझ नहीं आया बेटा। हाइड्रोजन भैया न्यू इन टाउन, स्वागत है सर आपका। आप शहर में नए नहीं हो, आप तो यहाँ के पुराने खिलाड़ी हो हमें चला रहे हो जो कि हम न्यू इन टाउन, आप तो पुराने खिलाड़ी हो यहाँ के। चलिए स्वागत है सर आपका चैनल पर, कैसे हैं आप बेटा? नेसीमा प्रजापति जी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हो, पढ़ लिख रहे हो बार बार आप। बेटा 12वीं क्लास में हो, कम से कम वर्ड तो सही लिख सकते हो एटलीस्ट। मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि बेटा सही से लिखो तो मैं समझ पाऊंगा कि आपने 3 बार लिखा लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। हाँ बेटा सूरज भाई केमिस्ट्री वाले सर भी हैं, केमिस्ट्री वाले सर भी आए हैं यहाँ पर आज आपका हौसला बढ़ाने के लिए। और बहुत ही इंपोर्टेंट सेशन होने वाला है। देखिए अभी तक कुछ खास नहीं हुआ है क्लास में, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। जल्दी जल्दी से सभी क्लास में जुड़े अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। सर आपकी टी शर्ट पर लिखा है न्यू इन टाउन, अच्छा मेरी टी शर्ट पर लिखा है, मैंने तो नहीं पढ़ा, मैंने तो ध्यान दिया है। चलिए सर थैंक यू, आपने बहुत ध्यान दिया हमारे ऊपर, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा तो देखिए बेटा हिंदी में बच्चों के लिए मेनली प्रॉब्लम क्या आती है, एक तो याद नहीं होता, एक तो याद नहीं होता है,
ठीक है, यहाँ नंबर कट जाते हैं कि याद नहीं हो रहा है। दूसरा क्या होता है, दूसरा हिंदी में ये होता है कि भाई आपने याद करा है लेकिन जो आपकी मात्रा ज्ञान है, मात्रा ज्ञान नहीं है आपको, तो आपके नंबर कट जाते हैं। मात्रा का ज्ञान नहीं है आपको, शब्द हमने याद सही करा है लेकिन पेपर में जब लिखा तो गलत लिख दिया, मात्रा का ज्ञान नहीं है तो नंबर कट गए। चौथा तीसरा क्या होता है, जो आपका लेख है बेटा, जो आपका लेख है साफ नहीं है, तो लेख साफ नहीं होने के कारण क्या होगा, आप शब्द तो सही लिख रहे हो, मात्रा भी सही लगा रहे हो, लेकिन क्या होता है शिक्षक समझ नहीं पाते कि आपने लिखा क्या है, वो आप उस चीज को गलत समझ लेते हैं, सही चीज को भी, और आपके नंबर कट जाते हैं। क्या यही का कारण है ना कि नंबर कटने के, या इससे भी अलावा कोई और कारण है, बताइए। यस, गुड इवनिंग बेटा। पद में प्रॉब्लम है, अच्छा आप ये जानते हैं कि पद में प्रॉब्लम, पद की समस्या में आपके दूर करने वाला हूं। और आज गद्य, पद, व्याकरण, संस्कृत, कहानी, काव्य, इतिहास, सब चीज की समस्या दूर करके जाऊंगा। देखो याद नहीं होता है, मात्रा का ज्ञान नहीं है, लेख साफ नहीं है, ये मेरी समस्या आती है। एक आखिरी क्या है, एक बच्चों की सबसे बड़ी समस्या क्या है, नवंबर दिसंबर में पढ़ेंगे, 2 महीने में हिंदी की तैयारी कर लेंगे, नवंबर दिसंबर में पढ़ के हिंदी में एक्सपर्ट बनेंगे। ठीक है, ये डाउट्स हैं और ये कारण है, नंबर कम आने के कारण, इन वजह से आपके नंबर कम आते हैं बेटा। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, इन कारणों से बचना है तो देखिए, जो भी आप बचाओ, इनसे बचने के कारण, मतलब इनसे बच कैसे सकते हैं, हिंदी में अच्छे नंबर लाने हैं तो देखिए बेटा, इनके बचाव क्या है, कैसे आप बच सकते हैं। हिंदी में याद नहीं होता है, एक क्वेश्चन भी याद करा है, 2 क्वेश्चन याद करें, 3 क्वेश्चन याद करें, चाहे आधा क्वेश्चन याद करा है, लिख कर देखेंगे, लिख कर देखेंगे कॉपी में। पहला कारण, पहले जो कारण तरीका, लिख कर देखेंगे कि जो भी याद करा है लिख कर देखना है, कोई भी चीज पे ऐसे नहीं फोकस करना। बेटा सेशन बड़ा है, 2 घंटे का सेशन है, मैं सोचना कि मैं तुरंत आपके फटाफट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवा दिया, सेशन खत्म नहीं। हर एक जड़ से बिल्कुल डीप में जाके, हिंदी की समस्या बिल्कुल डीप में जाके खत्म करने के लिए आया हूं, इसलिए मैंने सेशन रखा है। तो जो बोर हो सकता है बेटा, जो बोर होएगा वो सेशन छोड़ के जा सकता है, लेकिन पूरा जिसने 2 घंटे का सेशन लिया वो कहेगा सर आज हिंदी में 95+ करके जा रहा हूं, कंफर्म। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। देखिए अगला कारण क्या है, मात्रा का ज्ञान नहीं होता है। लोगों को क्या होता है, मात्राओं का नहीं पता होता बेटा, लेकिन अगर आपने डेली क्या करना है, डेली 1 पेज पढ़ना है, 1 पेज पढ़ना है। ठीक है, हिंदी का डेली 1 पेज पढ़ना है। पेज पढ़ने से क्या होगा, ये नहीं कि आप कुछ भी पढ़ने लग जाओ, आप पढ़ो अपने क्वेश्चन, हिंदी के आप पढ़ो अपने क्वेश्चन। कौन से क्वेश्चन, जो पेपर में आने वाले हैं, गद्य पढ़ो, पद पढ़ो, ठीक है, इतिहास पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन पढ़ते समय जो भी कठिन शब्द आ रहा है, भाई आपको पता है होता है कैसा लिखा जाता है, होता है, इसमें आप बचपन से लिखते हैं बिल्कुल सही लिखोगे, लेकिन मान लीजिए शब्द आ गया क्या, पद्यात या पदावली आ गया, पदावली ऐसे लिखा जाता है, तो जैसे अजीब सा वर्ड आया, इस वर्ड पे फोकस रखो, ध्यान रखो कि ये वर्ड लिखा कैसे जाएगा। व्याख्या में कोई अलग से शब्द आता है, उस पर फोकस करो, ध्यान दो कि पढ़ने का तरीका क्या है, उस शब्द को, जो शब्द टिपिकल आ रहा है उस पर ध्यान दो, जब जाके आपको मात्राओं का ज्ञान होगा, जब जाके आपकी मात्राएं क्लियर होंगी। हिंदी के विषय में बता रहे हैं बेटा। ठीक है सर, मुझे बहुत देर में याद होता है, बट याद होता है तो भी भूल जाता हूँ। ये आपने सूरज वाली समस्या बता रहे हैं। ठीक है सूरज भाई बेटा, ये मैं आप ही के लिए बता रहा हूँ कि चाहे आप 2 शब्द याद करो, चाहे 3 शब्द, आज बेटा इन 4 चीज पे जो मैं लिख रहा हूँ, इन 4 चीज पे काम करना स्टार्ट कर देना। नेक्स्ट वीक में जब इंग्लिश की क्लास होगी तो पूछूंगा जरूर कि हिंदी में जो बताया था वो क्लियर है या फिर समस्याएं अब भी है। ठीक है, अगर एक शब्द भी टिपिकल आ रहा है, हार्ड आ रहा है, तो उसे हाईलाइट कर दो। सबसे बड़ी बात, मात्राओं को अगर सीखना है, कोई भी टिपिकल वर्ड आ रहा है, हार्ड वर्ड आ रहा है, तो उसको क्या करो, हाईलाइट कर दो। हाईलाइट करके क्या देखना है, कुछ भी चीज हो रही है उसको हाईलाइट रखो कि ये वर्ड अलग से है। अगर आपने इन शब्दों को हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिया, आपकी मात्राओं की नॉलेज बढ़ जाएगी और आपके जो शब्द गलत होते हैं वो ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगे। हिंदी में अगर मात्राओं का ज्ञान नहीं है तो, ठीक है, ये तो पढ़ने की बात हो गई, मात्राओं के ज्ञान की भी। लेख साफ नहीं है, आपकी राइटिंग खराब है, आप नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपने मान लिखा है कि इसका जन्म, इसके पिता का नाम, आपने लिखा इसके पिता का नाम ये है, ठीक है, सही लिखा आपने पिता का नाम, लेकिन क्या हुआ है, कीड़े मकोड़े मार रखे, टीचर कह रहा पता नहीं यार क्या लिख दिया इसके पिता का नाम। हम खुद कंफ्यूज है
कि मैं समझ ही नहीं आ रहा कि तुमने क्या लिखा है, इसके पापा का नाम क्या है, हम कहां से समझ में आ जाएगा, नहीं आ रहा समझ में, तो टीचर क्या करेगा, सही चीज पे भी नंबर काट देगा। संस्कृत के लिए कुछ टिप्स, हाँ बिल्कुल संस्कृत के लिए भी टिप्स दे रहा हूं अभी बेटा, बिल्कुल सही बात पूछी है आपने, संस्कृत के लिए भी सृष्टि उपाध्याय बेटा, अभी 1 मिनट रुकिए, संस्कृत की भी टिप्स दूंगा कैसे याद करना है हर एक चीज की, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि बड़ा सेशन है, थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, तो हर एक चीज को बता रहे, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। मैं गद्य के ऊपर कैसे काम करना है, गद्य पद का इतिहास जोश पे कैसे काम करना है, व्याकरण पे कैसे काम करना है, हर एक सेशन पे हर एक चीज पे बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे आपको इन पे काम करना है, ये सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो मान लीजिए आपका लेख साफ नहीं है, कुछ बच्चे क्या होते हैं सीबीएसई बोर्ड से आते हैं यूपी बोर्ड में, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड से टर्न करके आते हैं यूपी बोर्ड में, तो क्या होता है उनको जब आते हैं तो उनकी राइटिंग में इंग्लिश तो अच्छी लिख लेते हैं, हिंदी नहीं लिख पाते। एक ही समाधान है, एक पेज लेख लिखना है, क्या करना है, एक पेज लेख लिखना है, डेली डेली एक पेज लिखना है, ठीक है, डेली। जिसकी राइटिंग खराब है उसके लिए बेटा रूल बना लीजिए, जो भी याद करोगे लिख कर देखोगे, और जो भी लेख साफ नहीं तो भी एक पेज लिखना है, ये दो काम अगर कंटिन्यू चल रहे हैं लेख अपने आप साफ हो जाएगा, ठीक है, अपने आप से लेख सुधर जाएगा, ओके। और सर बोर्ड में कैसे दिखेंगे, हाँ बेटा मैं ये बात करूं कि मैं सारी बात बताऊंगा, बोर्ड में आपको कैसे लिखना है, ठीक है, पेपर को आपको कैसे फेस करना है, हर एक चीज पे आऊंगा, ठीक है, अपने डाउट्स रखते रहिए, मैं अपने डाउट्स पढ़ रहा हूँ आपके। एक ने कहा है कि संस्कृत के डाउट, एक ने कहा है कि पद याद नहीं होता, एक बच्चा कह रहा है कि भाई हम सीबीएसई से यूपी में आए हैं, तो इन सबके मैं देख रहा हूँ, ठीक है, सबको देख रहा हूँ, मैं धीरे धीरे सबका समाधान बताने वाला हूँ। अब कह रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में पढ़कर, तो बेटा आप अपने दिमाग से ये भ्रांति निकाल दीजिए कि नवंबर दिसंबर में पढ़े को सोचता है। अब बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर अब नवंबर दिसंबर में तो नहीं, अब कैसे करें, अब ये 3-4 महीने, बेटा डेली डेली आप क्या करोगे, हिंदी से 2 प्रश्न पढ़ोगे, प्रतिदिन प्रतिदिन 2 प्रश्न याद करने हैं, रूटीन बना लो, प्रतिदिन 2 प्रश्न याद करने हैं, क्या करना है, प्रतिदिन 2 प्रश्न याद करने। पहले मैं तरीका बता रहा हूं, उसके बाद में बताऊंगा पढ़ना कैसे, तो बता रहा हूं कि याद कैसे होगा, ठीक है, राइटिंग कैसे साफ होगी, मात्रा का ज्ञान कैसे होगा, पहले इस चीज को सीखो, फिर बताऊंगा कि पेपर भी कैसे करना है, सब चीजों को कैसे हैंडल करना है, ठीक है, ओके। ये बात आपको, ये 4 स्टेप अगर आपने ध्यान रख लिए तो आपके नंबर कटने की संभावना बेहद कम हो जाएगी, पहली बात, ठीक है, डेली लिखकर देखोगे, ठीक है, एक पेज आपको प्रतिदिन पढ़ना है, लेख साफ नहीं है तो एक पेज डेली लिखना है, और नवंबर दिसंबर को छोड़ दीजिए, अभी से प्रतिदिन का रूटीन बना लीजिए, 2 प्रश्न याद करने हैं प्रतिदिन का, ठीक है, ये बात सभी को क्लियर हो गई, ये 4 स्टेप सभी को क्लियर हो गए, तो मैं आगे बढ़ूं, अपनी आगे की बात रखूं। अब मैं पहले आता हूं गद और पद के इतिहास पे, ठीक है, गद एंड पद का जो इतिहास है इस पे मैं आ रहा हूं। अगर आपको ये 4 स्टेप बाद मेरी बात समझ में आ गई है तो बताइए बेटा, ये वाली बात क्लियर है आपको, ये बात स्टेप क्लियर हो गया आपको, अगर आपकी परमिशन तो आगे बढ़ते हैं। सूरज भाई पूछ रहे हैं कि बोर्ड में कैसे लिखेंगे, वो भी बता के जाऊंगा, ठीक है, सबसे लास्ट में मुझे वही बताना है, सबसे लास्ट में वही बताना है कि बोर्ड में लिखना कैसे है, ठीक है, पहले बताना है कि याद कैसे करना है, फिर बताना है बोर्ड में लिखना कैसे है, ठीक है, तो ये बताइए मेरे को, आपको क्लियर हो गया क्या? कोई कमेंट नहीं आ रहा, यस सर, ओके। इसके अलावा भी हिंदी में कोई समस्या है कि जो आपको ना होती है, हिंदी में आपको समस्या उत्पन्न कर रही है, मेन चीज तो यही होती है बेटा कि ये चीज आपको परेशान करती है, ठीक है। अभी मैं संस्कृत पे भी आ रहा हूँ, जैसे बच्चे ने पूछा था कि संस्कृत में क्या करना है, संस्कृत का बताऊंगा, ठीक है, संस्कृत का भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप ये बताइए क्लियर है क्या? सर केमिस्ट्री की भी तैयारी करवाओगे क्या आप? बेटा देखिए हमारे सर, ठीक है, हमारा जो दूसरा चैनल है सेवियर अकेडमी, ठीक है, सेवियर अकेडमी, यहाँ से आपको हमारे केमिस्ट्री वाले ग्रेट सर रविकांत जी, ठीक है, आपको तैयारी कराएंगे केमिस्ट्री की पूरी सेवियर अकेडमी से, ठीक है, ओके। बाई चांस ऐसा रहा कि कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, वैसे तो होने की नहीं, क्योंकि सर अपनी क्लास के लिए पूरे सबसे पहले सीरियस अपने अगर कोई पारिवारिक समस्या है उसको साइड में रखकर सर पहले क्लास को मोटिव देते हैं, ठीक है, तो अच्छे से क्लास वहां पे होगी आपकी। लेकिन बाई चांस अगर ऐसा कुछ हुआ कि सर अगर क्लास लेने में असमर्थ है तो फिर बेटा कमान हम संभाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आपकी तैयारी अच्छे से ही होगी, ओके। तो चलिए बेटा अब बढ़ते हैं गद और पद के इतिहास की ओर, ठीक है, कि 10वीं वाले बच्चों के लिए मैं बताता हूँ कि 10वीं वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन आता है, ठीक है, 10वीं वाले क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए भी क्वेश्चन आता है कि गद और पद का इतिहास। देखिए सब बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती, देखिए सबसे बड़ी गलती बच्चा कहां से करता है,
सबसे बड़ी गलती गद और पद के इतिहास में, ठीक है। सबसे बड़ी गलती बच्चा क्या करता है, बोर्ड में आए हुए प्रश्न पढ़ लो पास हो जाओगे। बच्चा क्या सोचता है, बोर्ड में आए प्रश्न पढ़ो, बोर्ड में आए प्रश्न पढ़ो, प्रश्न पढ़ो और अच्छे अंक आ जाएंगे। सबसे गलत सोच, सबसे गलत सोच इस बारे में, सबसे बड़ी गलत सोच आपकी यही है बेटा, ठीक है। कब से बेटा, कल से कोशिश है कि कल से स्टार्ट कर दें, ठीक है। बच्चों की सबसे बड़ी गलत सोच क्या होती है कि बोर्ड में आए प्रश्न पढ़ लो काम हो जाएगा। सबसे बड़ी गलत सोच ये होती है बेटा, गद और पद का इतिहास मैं बताता हूँ, याद क्या करना है। सबसे पहले गद और पद, गद और पद होते क्या है ये जानो। सबसे पहले ये जानो कि गद और पद होता क्या है, उसमें जानो कि हिंदी के युग कौन कौन से हैं। जैसे कि आता है हिंदी के युग कौन कौन से हैं, ठीक है। हिंदी के युग होते हैं, हिंदी के युग होते हैं, सभी ने पढ़ा होगा, छायावाद युग, शुक्लोत्तर युग, ठीक है, भारतेंदु युग, ये सब आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल ये सब आपने पढ़ रखे हैं। लेकिन नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले इनको पढ़ो। पहला काम, हिंदी युग जो है अपने गद और पद के, इनको पढ़ो, ठीक है। इनको पढ़ने के बाद क्या करो, इनको पढ़ने के बाद इनके जो कवि हैं, छायावादी काल के कवि, रीति काल के कवि, ठीक है, शुक्लोत्तर युग के कवि, जो भी हैं कवि हैं, लेखक हैं, ठीक है, इनको पढ़ो कि ये कौन कौन से युग के हैं। ओके, सबसे पहले क्या पढ़ना है कि इनको पढ़ के ये जानना है कि इनके कवि कौन कौन से हैं, लेखक कौन कौन से हैं। किसी और बच्चे को डाउट आ रहा है क्या? अभी कुछ नहीं है तो सुनते रहिए मेरी बात, ठीक है। तो सबसे पहले क्या जानना है कि इनके लेखक कौन है, कवि कौन है इन युग के, गद और पद में। फिर जानो उनकी रचनाएं कौन कौन सी है, उन्होंने क्या क्या लिखा है, ठीक है। और लिखने के बाद पहले तो युग हो गया, फिर इनके लेखक ओब्लिक कवि हो गया। इनको जानो कि लेखक ओब्लिक कवि ये कौन कौन से हैं, ठीक है। फिर ये जानो कि ये किस विधा के हैं। ये लेखक या कवि जो है डायरी लेखक हैं, ठीक है, निबंधकार हैं, ठीक है, निबंधकार हैं, ओके, कवि हैं, जो भी हैं, ठीक है, डायरी हुआ, निबंधकार हुआ, जो भी। ये जानो भाई, आपने पढ़ा जयशंकर प्रसाद के बारे में पढ़ा, तो जानो जयशंकर प्रसाद निबंधकार है, ठीक है, उस चीज के ऊपर, इस चीज को जानना। पेपर में क्या क्या डाउट की जरूरत है, पेपर में आएगा कौन कौन सा युग है, युग के साथ में इसका समय भी ध्यान रखना है कि कौन सा समय, कौन सा युग कितने समय तक रहा है। पेपर में क्वेश्चन आया रीतिकाल का समय क्या है, आपने पढ़ा था कि रीतिकाल का युग क्या, उसका समय पढ़ा था, तुरंत एक क्वेश्चन कवर हो गया। उसमें आ जाता है कि ये कौन से युग का कवि है या कौन से युग का लेखक है, ठीक है। आपने युग, हिंदी युग पढ़े, आदिकाल के लेखक या कवि ये है, ठीक है। तो भाई आपने देखा ये तो उस युग का सीधा आंसर बन गया, ठीक है, यही होता है। फिर आ गया किस विधा के लेखक है, ये पूछ लेते हैं भाई। उसने पूछ लिया मुंशी प्रेमचंद किस विधा के लेखक है, कहानीकार है, ठीक है, कहानीकार है, निबंधकार है, लेखककार, जो भी है। आपने पढ़ा है कि मुंशी प्रेमचंद कौन है, ठीक है। डायरेक्ट बोर्ड क्वेश्चन में मत जाओ, बोर्ड क्वेश्चनों पे कब जाना है वो भी बताऊंगा। लेकिन अभी क्या करना है, अभी एक तो ये बात याद रखनी है, ठीक है, डायरी कौन है, निबंधकार कौन है, लेखक, ये सब चीज आपने याद रख ली। इसके बाद में इनकी रचनाएं, ये जो लेखक या कवि हैं, इनकी रचनाएं क्या क्या है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, इन्होंने क्या क्या रचनाएं लिखी है, ठीक है। और एक चीज और पढ़ो, रचनाओं के साथ साथ में इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले, रचनाओं के साथ साथ में इन्हें कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए, ठीक है। तो ये होता है गद और पद याद करने की तैयारी। सक्सेस मंत्र, ग्रेट एम, एक्वायर नॉलेज, हार्ड वर्क, सेड बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बहुत ही अच्छी बात कही हमारे सर ने। देखिए बीच बीच में सर भी अपने कमेंट्स के माध्यम से बच्चों का हौसला बढ़ा रहे हैं, और इधर से मैं भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कैसे हिंदी की तैयारी, ठीक है, आप भी तैयारी कर सकते हैं और अपना मोटिव लेके चल सकते हैं आगे, ठीक है बेटा। ओके, क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन सर ये क्या है, हाइड्रोजन सर ये क्या है बेटा। मैंने इस बार आप शायद सर से क्वेश्चन कर रहे हैं, यस कह रहे हैं कि इनके नाम याद नहीं रहते। देखो बेटा नाम कैसे याद करने हैं, देखो नाम ऐसे याद करने हैं, पहले आप एक युग उठा लो, ठीक है। जैसे आपने छायावादी युग उठा लिया, ठीक है, छायावादी युग के अपनी कॉपी में एक अलग लिस्ट बना लीजिए, ठीक है। क्योंकि बेटा ये जो 11वीं वाले बच्चे हैं ना, इन्हें 11वीं वालों को 12वीं में बेनिफिट मिलना है, और जो 10वीं वाले हैं इनको 11वीं 12वीं में बेनिफिट मिलना है। हिंदी का पद का इतिहास वही है, रिपीट या चेंज नहीं होने का, ठीक है। तो उसमें क्या कह रहे हैं कि पहले छायावादी युग के सभी लेखक या जो भी कवि आपके हैं उनको लिख लो, ठीक है। लिखने के बाद में साथ ही साथ में उनकी जो रचना है वो लिख लो, और साथ ही साथ में जो उन्हें पुरस्कार मिले हैं वो लिख लो, ठीक है। एक क्या होते हैं कि भाई हमारी हिंदी की पत्रिकाएं होती हैं, फेमस पत्रिकाएं, जैसे कि सरस्वती पत्रिका है, ठीक है। इन पत्रिकाओं के एक तो नाम, एक प्रकाश वर्ष, किस में ये आई है,
और दूसरा एक तीसरा क्या याद रखना है, इनके लेखक ओब्लिक कवि का नाम। ठीक है, ये जो हमारी पत्रिकाएं हैं, इन पत्रिकाओं के बारे में ये तीन चीज आपको बेटा अगर 10 नंबर चाहिए ना तो ये तुक्का मारने से काम नहीं चलेगा कि आपने कवानी पढ़ ली, ईदगाह पढ़ लिया। आपको डीप नॉलेज अगर है गद और पद की तो आप यहाँ पे 10 से नंबर के आप हकदार है, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलने। ठीक है, अच्छा आधे बच्चे बोर हो गए हैं, जा रहे हैं क्लास छोड़ के। ठीक है, कोई बात नहीं, चले जाइए, मुझे अपना जो सेशन करना है, मुझे जो अपना कार्य करना है मैं वो कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेटा देखिए पत्रिका में क्या है, नाम प्रकाश वर्ष और जो लेखक है हमारे इनको जानो। ठीक है, इनको लिखो, लेकिन आपकी कॉपी में सेपरेट होना चाहिए। अगर आपके एक पेज पे क्या होना चाहिए, आपकी हिंदी की गद्य और पद की इतिहास की कॉपी कैसे होनी चाहिए मैं बताता हूँ। ठीक है, पहले में आप उस पे पहले पेज पे आपके युग होने चाहिए, युग कि कौन कौन से युग हैं, कौन कौन से साल में रहे हैं। मान लीजिए 1908 से 1950 तक जो सा युग है उसको लिख लेंगे। दूसरे पेज पे क्या होना चाहिए, एक युग में या छायावादी युग है तो उसके लेखक, ठीक है, शुक्लोत्तर युग है, ठीक है, वेदिकाल है, इन सबके कवि या लेखक एक पेज पे। ठीक है, उनके साथ में उनकी रचनाएं एक पेज पे आपकी पत्रिका है। ठीक है, कि भाई पत्रिका नाम प्रकाश वर्ष लेखक इस तरह से, और एक ही पेज पे आपका क्या होना चाहिए कि भाई आपका डायरी कौन है, निबंधकार कौन है, लेखक कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इन पे जो उनको पुरस्कार मिले ये आपको पता होना चाहिए। गद और पद में अब आपका क्या डाउट है मुझे पूछे, फटाफट कमेंट करें और पूछे क्या डाउट है। सूरज भाई कह रहे हैं कि सर ये याद नहीं होते हैं। बेटा क्या याद नहीं होता एक बार मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, क्योंकि आपका डाउट सेशन नहीं है, आप मुझे बिल्कुल अपने डाउट रखिए कि क्या याद नहीं होता है, मुझे बताइए हिंदी में क्या याद नहीं होता, फटाफट बताइए, जल्दी से बताइए कि क्या याद नहीं होता है। याद करने का बेसिक तरीका यही है बेटा, लिख लिख के देखना है, लिख लिख के देखना है तो ही याद हो पाएगा, अन्यथा की स्थिति में आपको याद नहीं रहेगा, नहीं याद कर पाओगे बेटा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े बेटा, अब देखिए ये तो हमने अब आने वाले 3-4 महीने के अंदर की बात बता दी आपको कि आपको तैयारी कैसे करनी है। इसके बाद आपको गद और पद के इतिहास पे क्या करना है, गद और पद के इतिहास पे कम से कम प्रतिदिन का बता रहा हूं बेटा, प्रतिदिन का कार्य बताता हूं आपको। प्रतिदिन जो मैंने आपको बताया फॉलो तो आपको ऐसे करना है, लेकिन प्रतिदिन क्या करना है, प्रतिदिन 5 प्रश्न। ठीक है, कम से कम 5 प्रश्न, कम से कम 5 प्रश्न आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, कम से कम 5 प्रश्न आपको प्रतिदिन पढ़ने हैं गद ओब्लिक पद से। ठीक है, प्रतिदिन 5 प्रश्न, कब तक, फरवरी तक। फरवरी तक आपको क्या करना है, 5 प्रश्न प्रतिदिन पढ़ने हैं, गद और पद का रूटीन बना लो। ठीक है, अगर आपने रूटीन तोड़ दिया तो बेटा फिर मुझे मत कहना कि हमारे यहां से 10 नंबर कट गए। ठीक है, अगर आपने मेरे बताया हुआ ये रूल, ये टेक्निक आपने अपनाई तो बेटा गद और पद में आज 10 नंबर मैंने कह दिए तो पक्के हैं, तो ये कंफर्म है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। लेकिन आपको मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सब कुछ हुआ है 300 पे जब हम पहुंचे हैं, ये केवल आपके सपोर्ट की वजह से हुआ है कि आपने इतने ज्यादा क्लासेस को शेयर किया है और आपने सब स्टूडेंट्स के बीच में जाके हमारी बात रखी है, तो जाके आज हमारा चैनल 300 सब्सक्राइबर तक पहुंचा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सूरज भाई क्या कह रहे हैं, सर मेरा नेट खत्म हो गया है, क्लास रुक रुक कर चल रही है इनके सेल। कोई बात नहीं बेटा, देखिए डेली आपके कमेंट्स आते थे, डेली आपके कमेंट्स आते सर क्लास कब चलेगी, क्लास कब चलेगी, लेकिन जब आज क्लास का नंबर है तो आपका नेट खत्म हो गया। बेटा यही होता है, अभी आप मूवी देख रहे होते, शाहरुख खान की मूवी आई, आप वो देख रहे थे तो आपका नेट नहीं खत्म होता, कहीं ना कहीं से रिन्यू हो जाता, लेकिन क्लास चल रही है तो कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। बाद में क्या होता है, काट दिए, अभी कुछ नहीं बता रहा, फिर काट दिया, अभी कुछ नहीं बता रहा, फिर काट दिया, कुछ बता रहे हैं, चलो नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले, फिर वो 2 घंटे की क्लास आप 15 मिनट में खत्म कर देते हो। कोई बात नहीं बेटा, आपका नेट खत्म हो गया, बाद में देख लेना, मैं तो केवल ये कहना चाहूंगा। ओके, चलो बेटा, इसके बाद में मैं आपको आ जाता हूं, सबसे पहले ये चलता हूं गद की ओर। ठीक है, गद की ओर, हिंदी गद की ओर, कि हिंदी गद की तैयारी कैसे करनी है, हिंदी गद की तैयारी आपको कैसे करनी है। इसमें से आपको 5 मार्क्स का तो जीवन परिचय मिलने वाला है, ठीक है, और 10 नंबर का आपको क्या मिलने वाला है, ये तो हो गया 5 नंबर का जीवन परिचय, 5 नंबर का जीवन परिचय,
और बेटा 10 नंबर का आपको क्या मिलने वाला है इसमें मिलने वाली है आपको व्याख्या। क्या मिलेगी? व्याख्या। तो देखिए बेटा, अभी वैसे तो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके सामने रखूंगा, ठीक है, जैसे जैसे मैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी आगे बढ़ाता जाऊंगा आपके सामने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन सबसे पहले आज क्वेश्चन इस चीज के ऊपर है, सबसे पहले आज क्वेश्चन इसी चीज के ऊपर है कि तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, सबसे पहले आज क्वेश्चन तो यही है कि तैयारी कैसे करनी है। तो हिंदी गद्य में जो 15 नंबर आने वाले हैं, इन 15 नंबर को कैसे कंफर्म करना है, तरीका जानिए। बेटा ऊंचे लेवल तक ले जाना सब चीजें आप सभी स्टूडेंट के हाथ में है और सब आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग स्टूडेंट सपोर्ट करते हो तो बेटा सब कुछ हो जाएगा, अगर आप सपोर्ट नहीं करते हो, आप ही हमारे अगेंस्ट खड़े रहोगे तो बेटा फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए 5 नंबर कैसे बने बेटा, यहाँ भी ट्रिक काम करती है, यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक काम करती है। छोटी सी ट्रिक कौन सी? देखिए, आपके हिंदी गद्य में मान लीजिए चैप्टर है 5, हिंदी गद्य में चैप्टरों की संख्या कितनी है? चैप्टर है आपके 5। ठीक है, कोई 5 चैप्टर हैं आपके हिंदी गद्य में मान लीजिए। अब यहाँ पे ट्रिक क्या काम करती है बेटा? ट्रिक काम करती है बस एक छोटी सी ट्रिक काम करती है बस ये। भाई हिंदी गद्य में चैप्टर है 5, पेपर में क्या होता है? पेपर में आते हैं 3 लेखक के जीवन परिचय, 3 लेखक के। ठीक है, क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा हूं मैं, चैप्टर है 5 लेकिन पेपर में आते हैं कितने? 3 लेखक के जीवन परिचय। ठीक है, 3 लेखक के जीवन परिचय। तो यहाँ पे ट्रिक हमारी क्या काम करेगी बेटा? जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 3 लेखक के जीवन परिचय आते हैं और करना क्या होता है? कोई एक। ठीक है, करना क्या होता है? कोई एक करना होता है। ये लेखक के जीवन परिचय आते हैं लेकिन करना क्या होता है? कोई एक। तो सीधी सी बात है बेटा, इन चैप्टर 5 में अभी आपका चल रहा है सितंबर आपका चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये मैंने 4 महीने लिख दिए बेटा। ठीक है, अब कहोगे सर इन 4 महीने का क्या महत्व है? देखिए बेटा, सिर्फ इन चैप्टर 5 में से एक सितंबर में, एक अक्टूबर में, एक जीवन परिचय। ठीक है, एक जीवन परिचय सितंबर में, एक जीवन परिचय अक्टूबर में, एक जीवन परिचय नवंबर में और एक जीवन परिचय आप याद करोगे दिसंबर में। ठीक है बेटा, तो यानी कि एक महीने में एक जीवन परिचय करना तो बेटा कोई कठिन कार्य नहीं है। एक महीने में एक जीवन परिचय कह रहा हूं, देखो सब कहते हैं 2 दिन में याद कर लो, 3 दिन में, लेकिन मैं कह रहा हूं बेटा एक महीने में एक जीवन परिचय याद करो, केवल एक महीने में। आप डेली 2 लाइन पढ़ोगे, 3 लाइन पढ़ोगे तो भी आप एक महीने में जीवन परिचय कर सकते हो। ठीक है सर, मंडे पर चल रहा है क्लास, अच्छा ओके ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, क्लास कंप्लीट कीजिए। तो मैं कह रहा हूं कि आपको 4 महीने में 4 जीवन परिचय, एक छोड़ देना है, ठीक है। ठीक है, एक नहीं याद करना, क्यों? 4 में से कोई 3 तो आएंगे ही आएंगे और उनको इतने अच्छे से करना है कि भाई आपका जीवन परिचय कंफर्म हो जाए। तो ये तरीका हो गया 5 नंबर लाने का। ठीक है, इस तरह से आप 5 नंबर ला सकते हो हिंदी गद्य के जीवन परिचय की सहायता से। ठीक है, अब मैं बात करता हूं व्याख्याओं की। किसकी? व्याख्याओं की। बेटा पेपर में क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं पेपर में, यहां भी सिंपल ये ट्रिक होगी, लेकिन कैसे, मैं बात कर लेता हूं व्याख्या की। ठीक है, कि व्याख्या में आप 10 नंबर कैसे बना सकते हैं। ओके, व्याख्या में 10 नंबर कैसे बनेंगे? ठीक है, मान के चले, क्या मान के चलना है कि व्याख्या में आपको 10 नंबर का क्वेश्चन आया, 10 नंबर का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, व्याख्या 10 नंबर की है। ठीक है, अब पेपर में क्या हुआ, ना तो पहली याद हुई, जो याद करी थी, ना तो पहली आई ना दूसरी। पेपर में कितनी व्याख्या आती है? पेपर में 2 व्याख्या गद्य से, 2 व्याख्या गद्य से आती हैं, कोई एक करनी होती है, सीधी सी बात है। अब बात आ गई ये कि आपको 2 में से एक भी नहीं लगी और आप उदास होकर बैठ जाओगे, यार ये तो क्या हुआ, मैं तो इतनी सारी याद करी थी, एक भी नहीं आया, तो 10 नंबर कट गए। नहीं कटे, मेरा क्या कहना है, नहीं कटे बेटा नंबर। अब कहोगे सर ऐसे क्यों? क्यों बेटा, इन 10 में से अगर आपको याद भी नहीं है तो भी मैं आपको तरीका बताता हूं कि आप 8 नंबर कैसे अचीव करोगे। व्याख्या याद करी हुई नहीं लगी, कोई बात नहीं लगी, लेकिन 10 में से 8 नंबर फिर भी मिलेंगे। कैसे मिलेंगे बताने वाला हूं। ठीक है, मजा आ जाएगा। सर याद भी नहीं फिर भी 8 नंबर, सोचेंगे या तो सर आज हम बेवकूफ बनाने वाले हैं या फिर
हवा में फेंक रहे हैं। अब सुनना तरीका कि 10 में से 8 नंबर आएंगे कैसे। बेटा आपने अपने चैप्टर पढ़े होंगे, कहीं ना कहीं से व्याख्या याद करी होंगी। भाई आपको पता चल जाता है जैसे कि अशोक के फूल है, चैप्टर की बार बार उसमें अशोक के फूल आया जा रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि अशोक के फूल है। रॉबर्ट नर्सिंग होम है, कहीं से पढ़ रहे पता चल जाएगा रॉबर्ट नर्सिंग होम के बारे में कुछ ना। इतनी तो बुद्धि भगवान ने दी होगी, इतना तो यानी कि 12वीं क्लास में बुद्धि भी काम नहीं कर रही है। हाँ बेटा ऐसा हो सकता है ना। तो देखिए क्या करेंगे, मान लीजिए आपको कुछ भी याद नहीं हुई व्याख्या। व्याख्या में क्या होता है, सीधा सीधा व्याख्या नहीं पूछी जाती, उसमें पूछे जाते हैं 5 प्रश्न। ठीक है, उसमें से आपको एक प्रश्न जो है उसमें भी तरीका बताऊंगा, वैसे क्या पता एक आधा नंबर मिल भी जाए। ठीक है, एक आधा मिल भी जाए, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन पहले सुन लो। उसमें पहला क्वेश्चन आता है, उसमें क्या आता है, इसमें गद में इसके जो हमारा ये पाठ में शीर्षक का नाम, पाठ या तो पाठ के शीर्षक या तो क्या देगा पाठ के शीर्षक या पाठ का नाम व लेखक का नाम, लेखक का नाम। ओके, ये पूछ लेता है लेखक का नाम, पाठ के शीर्षक में लेखक का नाम, ये है 2 नंबर में। व्याख्या को ध्यान से पढ़ना, व्याख्या को ध्यान से पढ़ना और देखना किस चैप्टर के बारे में, चैप्टर का नाम याद आ गया, लेखक का नाम भी याद आ जाएगा। मान लीजिए अशोक के फूल के बारे में कोई जिक्र हो रहा है कि उसने अशोक के फूल के से रिलेटेड उसने कुछ कहा है। ठीक है, जन का परमानंद होता है, इस तरह से आपने राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर है आपका, जन का परमानंद होता है, इस तरह से आपने पता चला कि चैप्टर का नाम क्या है। बस चैप्टर का नाम पता चल गया, लेखक का नाम अपने आप दिमाग में आएगा, 2 नंबर कंफर्म हो गए इन व्याख्याओं से। ठीक है, पहले का था कि अगर हमने लॉजिक लगाया, हमें क्या था, हमें नहीं पता था कि क्या व्याख्या याद करी हुई लगेगी, लेकिन अब ना लगने में भी 8 नंबर कैसे मिलेंगे वो देख लो। ठीक है, पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम लिख दीजिए। ठीक है, 2 नंबर बन गए। भाई नंबर कहां पे बैठेगा, या तो शीर्षक गलत लिखा हो, लेखक के नाम आपने दोनों ठीक लिख दिए, कहां नंबर कटेगा, ही नहीं कटे, 2 नंबर कंफर्म हो गए। दूसरा क्वेश्चन आता है रेखांकित अंश की व्याख्या, रेखांकित अंश की व्याख्या। भाई मेरा मानना तो यह है कि व्याख्या में आपको यह क्वेश्चन याद नहीं होगा, रेखांकित अंश की व्याख्या। अगर ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको ये याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो क्या हो गया, इसको या तो छोड़ दो, ड्रॉप कर दो। मैंने पहले 8 कहा था तो 2 नंबर कट गए, मैंने क्या कहा था, ड्रॉप कर दो। लेकिन एक काम कर सकते हैं भाई, गद्य में क्या होता है, सीधा सीधा कहानी सी लिखी होती है, उससे रिलेटेड ही कुछ ना कुछ बना के लिख दो। मान लिया 1 मिल गया, इतना सब कुछ आपने बना के लिखा, कुछ भी लिखा, 1 मिल गया, ना मिलने से अच्छा तो 1 भी अच्छा है, समझ लिया ना। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है, तीसरा, चौथा और 5वां प्रश्न जो होता है उसमें प्रश्न पूछा जाता है। उस प्रश्न में क्या रहता है, ये इतनी बड़ी यहाँ पे इतनी लंबी चौड़े उसमें लिखी रहेगी रामगाथा, उसमें से आपको 3 प्रश्नों के आंसर छाट के लिखने हैं। अरे नकल करवा रहे हैं पेपर वाले, नकल तो कर लो। सर के नकल कैसे, अरे बेवकूफो तुम्हारे सामने क्या काम करा है, तुम्हारे सामने क्या करा, मिट्टी कंकड़ पत्थर में क्या करा, सिक्के छुपा दिए, सिक्के नहीं ढूंढ सकते, उन्हीं 4-5 लाइनों में आंसर लिखा हुआ है। इन 3 प्रश्नों के आंसर छाटिए, आंसर छाट के लिखिए, इसमें 2 मिलेंगे, इसमें 2 मिलेंगे और इसमें 2 मिलेंगे, अगर आपने छाट के लिख दिया। सर ये तो नहीं होता बेटा, इतना भी नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब तो कर सकता है। हाँ छाटता सर, ये बात तो दिमाग में नहीं, अब तो आ गई ना, तो मैंने कोई फेंका ना मैंने कोई वो उठाया, मैंने केवल लॉजिक लगाया। अगर व्याख्या ना भी याद है तो भी आपको 9 नंबर कैसे। अब बताइए 9 नंबर मिल सकते हैं कि नहीं, फटाफट कमेंट करके बताइए। सर लिखने की स्पीड कैसे बढ़ाएं, बेटा लिखने की स्पीड एक काम कीजिए, लिखने की स्पीड ऐसे बढ़ेगी, लिखने की स्पीड बढ़ाने के लिए आप एक काम कीजिए, आप या तो अपने घर पे आपके बड़े भाई बहन है, या तो वो, या आप कहीं अगर ट्यूशन पढ़ रहे होंगे वो, या फिर अपने माता पिता से कहिए हमारा एक टेस्ट बनाएं। ठीक है, या फिर आप क्या काम कर सकते हो, आपके मॉडल पेपर के पीछे क्या दिए रखते हैं, सैंपल पेपर दिए रखते हैं, आप अपनी घड़ी में या घड़ी में टाइमर चला के रख दीजिए, घड़ी में देख के बैठ जाइए कि भाई अभी ये समय हो रहा है, 3 घंटे का पूरा होता है, उस 3 घंटे को 3 घंटे 15 मिनट का समय लिखा होता है उसमें, लेकिन आपको वो पेपर पूरा 2.5 घंटे में सोल्व करना है। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का जो सेशन है वो पूरा आपको 2.5 घंटे में सोल्व करना है, पूरी ईमानदारी से बिना नकल करे। अगर आप 3.25 घंटे पेपर को 2.5 घंटे में सोल्व करने पे आ गए, डेफिनेटली पेपर में 3 घंटे 15 मिनट में आसानी से पेपर कर लोगे, स्पीड कब बढ़ जाएगी पता भी नहीं चलेगा। और कोई डाउट है तो बेटा पूछे।
अब ये बताइए हिंदी गद्य की जो व्याख्या मैंने बताई है, क्या ये 15 नंबर आप ले सकते हो या कटवा के आ जाओगे पेपर में नंबरों में अपने मार्क्स? बताए बेटा, हिंदी में क्या आपको नंबर मिल जाएंगे या फिर आपके नंबर कट जाएंगे? जल्दी से बताइए, फटाफट बताइए बेटा, क्या नंबर मिल जाएंगे या नंबर कट जाएंगे? जो मैंने तरीका बताया है, आपको क्या करना है, व्याख्याओं को देखना है। 3 प्रश्न दिए होंगे, जैसे इंग्लिश में नहीं करते, कॉम्प्रिहेंशन आता है, क्वेश्चन छाटा लिख दिया, छाटा लिख दिया, छाटा लिख दिया, ऐसे यहाँ पे क्या करना है, 3 को छाटना और लिखना। इतना काम तो कोई भी कर लेगा। अगर आपने क्या काम करा, किसी अनपढ़ आदमी से कहती वहां पर खजाना लग रहा, ढूंढ के लिया होगा, यहाँ तो फिर भी तुम्हें साल बचाने वाली बात है, हिंदी में तो समझना फिर तो बेटा यहाँ से भी आप 3 क्वेश्चन छाट के लिख लोगे, मेरा मानना है। ठीक है, रहमत नाजमी, कॉन्ग्रेचुलेशन, धन्यवाद बेटा बहुत बहुत। यस कह रहे मिलेंगे, क्या मिलेंगे बेटा? रसगुल्ले मिलेंगे बेटा, एक बार दिला देना मिलेंगे तो। पूरी बात तो आपने लिखी नहीं, आपने जो लिख दिया मिलेंगे। क्या मिलेंगे? डंडे मिलेंगे, रसगुल्ले मिलेंगे। डंडे मिलेंगे तो आप रख लीजिए, रसगुल्ले मिलेंगे तो बेटा डब्बा मेरे पास में लेके आ जाना, मैं तो नहीं छोड़ने वाला, मुझे तो मीठा खासकर पसंद है। अब चलते हैं पद की ओर। बेटा पद के और भी सेम ये कहानी, लेकिन पद में थोड़ा सा डाउट आ जाता है, पद में थोड़ा सा डाउट आ जाता है। अब मैं बताता हूँ बोर्ड वाले बच्चों के लिए। सर थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बेटा, हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हैं, तरीका ये होता है कि आप चीजों को बहुत ध्यान से समझते हैं। अगर मैं कोई भी टॉपिक बता रहा हूँ, कोई भी चीज बता रहा हूँ, तो वो आपको बहुत ध्यान से समझते हो, बहुत ध्यान से सुनते हो, तो इसलिए आपको क्या होता है, चीजें समझ में आने लगती है। और जब चीजें समझ में आने लगती है तो आपको काम बन जाता है। ठीक है, आपको चीजें अच्छे समझने लगती है तो आपको लगता है कि हम अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन मैंने उसमें आप की है। ठीक है बेटा, अच्छा रसगुल्ले मिलेंगे तो बेटा डब्बा लेके स्कूल में आ जाना, मजा आ जाएगा। पद में क्या होगा बेटा, पद में भी जीवन परिचय पे आपको केवल वही ट्रिक अप्लाई करनी है। कौन सी? 5 चैप्टर वाली की 5 में से आपको केवल 4 पढ़नी है। प्रत्येक महीने में से 1 पढ़ना है, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में। मान लीजिए चैप्टर 6 हो गए तो 1 चैप्टर किसी और महीने में बढ़ा दीजिए, 2 कर लीजिए। ठीक है, गद का 1, पद का 1, गद का 1, पद का 1। लेकिन हिंदी गद के इतिहास में प्रतिदिन 5% पढ़ने, ये वाला ट्रिक आपको याद रखना है। ठीक है, शिवम प्रजापति जी क्लास में नहीं है क्या? शिवम प्रजापति क्लास में है या चले गए क्लास छोड़ के? अब देखो बेटा, मैं गद के जो हमारे हिंदी गद की जो व्याख्या आती है उसकी बात करता हूँ। हिंदी पद में जो व्याख्या आएंगी उसकी बात करता हूँ बेटा। हिंदी पद की जो व्याख्या आएंगी उसकी मैं बात करता हूँ सबसे पहले। ठीक है, बच्चे गद की तो आपको आराम से कर लोगे, लेकिन पद में क्या करोगे, पद में घूम जाओगे। ठीक है, तो पद में क्या करना है, पद में केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने हैं। पद में केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ने हैं। कक्षा 11 के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, उसमें मैं पढ़ के अलग से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि ये व्याख्या इंपोर्टेंट है। मोस्टली में बेटा कबीरदास वाली व्याख्या, जो कबीरदास का चैप्टर है उसको कर लेना, सूरदास का कर लेना, उन्हीं में से आ जाएगी। ठीक है, इनको अच्छे से कर लेना, कबीरदास और सूरदास जो दिए हैं। सर फिजिक्स की तैयारी कैसे करें? बेटा सूरज भाई, फिजिक्स की तैयारी कैसे करें, मेरी क्लास में लाइव आना है। ठीक है, बस इतना करना है। ठीक है, जब मेरी क्लास चलेगी बस उसको पढ़ लेना, दुनिया में जो कुछ भी कह रहा है उसको मत सुनना, जो मैंने कह दिया उसको पढ़ के चले जाना। 95+ का पेपर ना जाए तो बेटा क्या कहना, सर चैनल रेट कर दो। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ कहूं? ओके, अब सुन लीजिए कक्षा 12 वाले। देखो कक्षा 11 और 12 के लिए मैं 2 चैप्टर अलग अलग से 2 चीजें लिख रहा हूं, वो सुन लेना। पहले कक्षा 11 सुन लो। कक्षा 11 जो है, जो आपका कबीरदास है और जो आपका सूरदास है। ठीक है, मात्र ये 2 चैप्टर पढ़ लो, कबीरदास एंड सूरदास, मात्र ये 2 चैप्टर पढ़ लो। पेपर में इनसे ही आपकी व्याख्या लग जाएगी, कंफर्म डेफिनेटली लगेगी। इनसे ही पेपर आता है, इनके बिना तो पेपर नहीं बनता। समझ गए? कबीरदास और सूरदास ये 2 पढ़ लीजिए, बिल्कुल अच्छे से तैयारी हो जाएगी। बात समझ आ गई? कबीरदास और सूरदास आपने पढ़ लिया। आगे सुनो बेटा, कक्षा 12 वालों के लिए मैं जो बता रहा हूं बेटा ध्यान से सुनना। कक्षा 12 वालों के लिए जो जो पद में याद करना है बेटा, हिंदी पद में क्या क्या याद करना है कक्षा 12 को, वो सुन लीजिए। देखो हिंदी पद में लिमिटेड एक तो आपको पढ़ना है केकई का अनुताप। केकई का अनुताप ये चैप्टर नहीं है, ये चैप्टर एक शीर्षक है। ठीक है, और इसमें मुश्किल से 4-5 व्याख्या होंगी। केकई का अनुताप पहली बात। एक है आपका बेटा नौका विहार, एक है आपका नौका विहार। ठीक है, ये भी आपका, इसके अंदर भी 4-5 अपना उसके से 4-5 पद की व्याख्या, इसमें व्याख्या है, ज्यादा नहीं है। एक है आपकी पवन दूती का,
पवन दूती का, और एक है बेटा आपका क्या, पवन दूती का, और एक है आपका श्रद्धा मनु। ठीक है, श्रद्धा मनु। ये बेटा चैप्टर के नाम नहीं है, चैप्टर के अंदर के शीर्षक है, इनमें 4-4, 5-5 व्याख्याएं, ज्यादा नहीं है, केवल ये 4 पढ़ लो बेटा, मात्र 4 पढ़ लीजिए। इन 4 की जितने भी व्याख्या बेटा, हर एक व्याख्या मोस्ट से मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आपने ये 4 की व्याख्या तैयार कर ली तो हिंदी पद में हाफ ईयरली एग्जाम आपके आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम आपके आने वाले हैं 4 महीने बाद, इनमें से ही व्याख्या आएगी हर साल। इनके बिना, इन 4 में से एक व्याख्या उठाए बिना पेपर नहीं बनता। 2022-23 का जो भी पेपर सेशन हुआ है उसमें आपकी श्रद्धा मनु से व्याख्या आई है। ठीक है, श्रद्धा मनु से व्याख्या आई है। मैंने केवल पिछली बार बच्चों को ये कहा था कि ये 4 पढ़ लेना, इस बार भी बच्चों से ये बोल रहा हूं कि ये 4 पढ़ लेना, 11वीं वाले ये 2 पढ़ लेना बेटा, आराम से पद की व्याख्या क्लियर हो जाएगी। कुछ पूछना है तो पूछें। ठीक है, 11वीं वाले इन 4 शीर्षकों पे ध्यान, 12वीं वाले इन 4 शीर्षकों पे ध्यान देंगे, 11वीं वाले इन 2 शीर्षकों पे ध्यान देंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। अभी बहुत जल्दी मैं वीडियो लेके आने वाला हूं कि कक्षा 10 और 9 को क्या पढ़ना है पद में, कक्षा 10 वालों के लिए उसमें मैं सेशन रखने वाला हूं बहुत जल्दी कि उसमें हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है, दिमाग में जा रही है या नहीं जा रही है बेटा, जल्दी से बताएं। ये चीज क्लियर हो गई है, ये चीज अच्छे समझ में आ गई है, क्लियर हो गई है? अगर हो गई है तो बेटा कमेंट करें, नहीं तो फिर रुक के थोड़ा सा ध्यान लगा करते हैं इस चीज पे। लेकिन पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए आपने नहीं पढ़ा तो फिर बेटा मुझे ब्लेम मत करना। ठीक है, तो 15 नंबर गद्य से हो गए, 15 नंबर पद से हो गए, 30 और 10 नंबर हो गए किससे, हिंदी गद्य और पद के इतिहास से। अभी तक मैंने आपको इस आधा घंटे के सेशन में 40 नंबर कैसे मिलेंगे मैंने आपके कंफर्म करा दिया कि 40 नंबर कैसे मिलेंगे। ठीक है, 40 नंबर आपको कैसे मिलेंगे ये मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आता हूं संस्कृत खंड पे। कुछ बच्चों के कमेंट्स में आए थे कि सर संस्कृत का कैसे करना है, बेटा संस्कृत पे आ गया हूं। ठीक है, फटाफट से संस्कृत पे आ जाइए। जो बच्चे, कुछ बच्चे अपनी बुक्स भी लेके बैठ सकते हैं। ओके सर, अब मंथ वाइज ही लर्न करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए जैसे मैंने बताया, जो तरीका मैंने बताया बेटा केवल इसको फॉलो कर लीजिए। ठीक है, जो तरीका मैंने बताया है केवल इसको फॉलो कर लीजिए। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो बेटा आपका बेटा पार है। हिंदी में आप 95+ भी जा सकते हैं। जो बच्चे बेटा पढ़ाई में बहुत वीक हैं, जो हिंदी में वीक है वो भी बेटा 70-80 अचीव कर सकते हैं। वीक वालों की बात कर रहा हूँ, जो बेटा गुड है वो तो 95+ जा ही रहे हैं। अभी मैंने 40+ का पेपर बता दिया, आगे बढ़ रहा हूं संस्कृत पे। ठीक है, संस्कृत की बात सुनिए आप ध्यान से। सर एक बार दोबारा बता दो बेटा, सूरज में बेटा एक बार कमेंट को पूरा लिखो। आपने कहा सर दोबारा बता दो, दोबारा बताने का मतलब ये गद्य पद का इतिहास, गद्य और पद में पूरा दोबारा से बताऊं। कमेंट में वो चीज लिखो जो पूछने का, कि सर गद्य समझने में सर गद्य को दोबारा बताओ, पद समझ में नहीं तो सर पद को बताओ। पूरी बात लिखा करो कमेंट में, अधूरी बात से बेटा मेरी समझ नहीं आएगा। ठीक है, एक बार आप थोड़ा सा चीज पे ध्यान दीजिए बेटा। अब मैं आता हूं बेटा संस्कृत पे, संस्कृत कैसे याद करनी है। ठीक है, संस्कृत की बात कर लेते हैं कि संस्कृत खंड को कैसे हैंडल करना है, संस्कृत को कैसे हैंडल करना है। ठीक है, संस्कृत पे ध्यान देना है। संस्कृत की व्याख्या बताता हूं। संस्कृत में भी 2 सेक्शन आएंगे बेटा। ठीक है, संस्कृत में भी गद्य और पद होते हैं। संस्कृत में भी 2 सेक्शन होते हैं, गद्य और पद। ठीक है, गद्य सेक्शन होता है, पद सेक्शन होता है। पद सेक्शन में आपका क्या पूछा जाता है, श्लोक, और गद्य सेक्शन में आपकी कहानियां होती हैं। ठीक है, ये चीज आपकी आती है बेटा। पद दोबारा बता दूं, देखिए बेटा पद में क्या करना है सूरज बेटा आपको। पद में मैंने 4 सेक्शन बताए हैं, एकैका, अनुताप, नौकाव्यास, पवनदूतिका, श्रद्धा मनु। इन सब में क्या क्या है, इन सब में से 4-4, 5-5 व्याख्याएं दी हुई है। अनुवाद संदर्भ तो सबका सेम हो गया। ठीक है, पर्सन भी छोटा सा ही होता है, आप कर लोगे। और श्लोक जैसे इसमें दिए हुए हैं उसमें छोटी छोटी आपकी व्याख्याएं बनेंगी। ठीक है, बस मात्र ये 4 पढ़ लो बेफिक्र होके। अगर भरोसा करते हो तो मात्र ये 4 पढ़ लो, भरोसा नहीं करते हो तो पूरी पद आपके सामने पढ़िए, जो आप पढ़ना चाहते हो वो पढ़ लो। ठीक है, अगर बिलीव है, फेथ करते हो, इन 4 को पढ़ लो, इन्हीं से व्याख्या आएगी। गद्य और पद की बात करता हूं बेटा। कक्षा 12 मेरी बात सुन लीजिए। कक्षा 12 मात्र एक चैप्टर बताऊंगा पद में। कक्षा 12 सुभाषी रत्नानी आपका चैप्टर है। ठीक है, सुभाषी रत्नानी आपका चैप्टर है बच्चों। ठीक है, इस चैप्टर में क्या करोगे, इस चैप्टर में 3-3 लाइन के 3-3 लाइन के कितने श्लोक दिए हैं, 14 या 15, 14 या 15 श्लोक दिए हैं। डेली भी एक पढ़ोगे तो भी आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, ओके, डेली भी अगर आप इसमें करोगे 14-15 पढ़ दोगे। देखिए बेटा 7 नंबर का आएगा,
पद से 7 नंबर की व्याख्या आएगी। श्लोक का अनुवाद, श्लोक का अनुवाद आएगा, श्लोक का अनुवाद। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें से केवल सुभाषित रत्नानी मात्र एक चैप्टर बता रहा हूं, सुभाषित रत्नानी तैयार कर लीजिए। ठीक है, सुभाषित रत्नानी चैप्टर में से 14-15 3-3 लाइन के मुश्किल श्लोक हैं, केवल मात्र एक चैप्टर पढ़ लीजिए, आपके 7 नंबर पक्के। आप बताइए, इतने सारे चैप्टर हैं, इसमें से मैंने केवल कहा एक, क्योंकि बोर्ड का इतिहास उठाकर देख लीजिए, सुभाषित रत्नानी के श्लोक के बिना बोर्ड का एग्जाम हर साल बनता ही नहीं है। ठीक है, यूपी बोर्ड का पूरे साल का इतिहास उठाकर देखिए, जब तक भी बोर्ड पेपर आपको मिलेंगे, बिना सुभाषित रत्नानी के पेपर बनता ही नहीं है। तो सुभाषित रत्नानी को तो दिमाग में डाल दो अच्छे से। ठीक है बेटा, बहुत अच्छे से सुभाषित रत्नानी की तैयारी आप कर लीजिए। बात समझ आ गई? सर कहानी कौन सी है, अब पंचलाइट या फिर बहादुर? बेटा अभी आ रहा हूँ, कहानी में भी आ रहा हूँ, इतना आगे मत जाइए, मेरे साथ साथ चलिए। आगे चलोगे तो बेटा आप आगे जा सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे मैं आपको छूट दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनते चलिए, जैसा मैं कह रहा हूँ, एक स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, अब आती है बेटा गद्य की बात। गद्य की बात सीधा इसका अनुवाद मत याद करोगे, व्याख्या का नहीं, कहानी जो दी हुई है, कहानी के बाद में इसके ऊपर सारांश आएगा। ठीक है, जो इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, प्रश्न उत्तर जो बनेंगे, ठीक है, व्याख्या जो आएगी, ठीक है, जो कहानी की व्याख्या है, ठीक है, व्याख्या जो आएगी 7 नंबर में ही आएगी। इसे क्या करना है, सीधे व्याख्या याद नहीं करनी, सीधे व्याख्या याद नहीं करनी। ठीक है, सीधे व्याख्या याद नहीं करनी है। ठीक है, सीधे व्याख्या आपको याद नहीं करनी। क्या करना है, पहले पूरे चैप्टर की कहानी को पढ़ना है। क्या करना है, पहले पूरे चैप्टर की कहानी को आपको पढ़ना है। ठीक है, वो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपको बेटर लगे। ठीक है, गूगल से उसका सर्च ढूंढिए, अपनी गाइड को उठाइए, गाइड से अच्छा सॉल्यूशन कहीं नहीं है, गाइड में पूरी कहानी का सारांश दे रखते हैं। ठीक है, पहले उस पूरी कहानी को, ठीक है, पूरी कहानी को सारांश पढ़ लो, पूरी कहानी का सारांश पढ़ लो। ठीक है, इस पूरी कहानी का अगर आपने सारांश पढ़ लिया बेटा, ठीक है, इस पूरी कहानी का अगर आपने सारांश पढ़ लिया, व्याख्या खुद याद हो जाएंगी, खुद पे खुद समझ में आ जाएंगी। क्योंकि इसमें क्या होता है, केवल कहानी ही होती है। और मैं आपको फोकस करना चाह रहा हूं कि जो आपकी कहानी है संस्कृत से हिंदी में एक बार उसको रीड कर लो, बस पूरा चैप्टर खुद पे खुद याद हो जाएगा। बात समझ आ गई? अब कमेंट में पूछो अपना डाउट। सर संधि विच्छेद में थोड़ी दिक्कत होती है। बेटा देखिए, आप वही काम कर रहे हो बार बार कमेंट्स में, आप बार बार वही कमेंट में वही काम कर रहे हो जो मैं मना कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बेटा जहां चल रही है केवल उस पर डाउट पूछोगी, जब मैं उस टॉपिक पे आ जाऊंगा जब वहां का डाउट पूछना है। आप आगे जाओगे तो बेटा मैं कैसे आपको बताऊंगा। अब मैं क्या संस्कृत छोड़ के मैं उस पर जाऊँ? बेटा मैं कहानी पे भी आऊंगा, मैं संधि विच्छेद भी आऊंगा। पहले अभी संस्कृत में अगर कोई डाउट है तो वो रखो, अगर संस्कृत में कोई डाउट है तो वो रखिए। जब मैं कहानी पे पहुंच जाऊंगा बेटा संधि विच्छेद पे आ जाऊंगा, केवल जब वहां पे वो डाउट रखना है। ठीक है बेटा, धीरे धीरे चलो। ठीक है, कछुआ धीरे धीरे चला था, वही रेस जीता था। खरगोश बहुत तेज भागा था, खरगोश हार गया था। ठीक है, समझ रहे हो ना? धीरे धीरे। मुझे अगर ये सेशन 15-20 मिनट का लगना होता, मैं सब चीज 15-20 मिनट में खत्म कर देता, लेकिन मुझे क्या था, मुझे ये था कि बच्चे पढ़ते हैं रात में। ठीक है, पढ़ते हैं, फ्री रहते हैं। संडे का दिन था लेकिन मगर फिर भी बच्चे इधर उधर रहते हैं, रात में फ्री रहेंगे, एक बड़ा सेशन रख लेते, छोटी छोटी बातें, हर एक छोटी छोटी बात बच्चे को बताई जाए ताकि वो हिंदी का डाउट क्लियर करा के जाए। इसलिए मैंने एक सेशन रखा बेटा, तो थोड़ा सा धीरे बढ़ते हैं, जल्दीबाजी ना करें। ठीक है, गुड इवनिंग बेटा, कैसे हैं आप? बहुत लेट आ रहे हो। आपको देखिए बेटा, सबसे बड़ी कमी आपके अंदर यही होती है बेटा, आपकी क्लास थी रात 8 बजे से। ठीक है, रात 8 बजे से आपकी क्लास थी और मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास थी कि हिंदी में कैसे पास होना, कैसे अच्छे नंबर। आप 1 घंटा लेट आ रही हो बेटा सेशन में, तो बेटा ये तो आपकी लापरवाही है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो बेटा अब मुझे बताइए किन बच्चों को संस्कृत में डाउट है कि संस्कृत कैसे पढ़नी है, पद में क्या करना है और गद्य में क्या करना है। इसमें पहले बेटा आपको क्या करना है मैंने बता दिया, कक्षा 12 को सुभाषित रत्नानी वाला चैप्टर है, इसको मात्र आपको याद करना है, इसके श्लोक आपको पढ़ने हैं और आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, पद में जो श्लोक की व्याख्या आएगी, श्लोक का अनुवाद आएगा, 7 नंबर का श्लोक का अनुवाद करना। संदर्भ तो सबका सेम है, कक्षा 10, 11, 12 तीनों को ये चीजें फॉलो करनी है। ठीक है, कक्षा 10 का एक बार मुझे चैप्टर याद देखना पड़ेगा और हिंदी देखिए, इसमें इनके ऊपर मुझे 11, 12 और 10 के लिए अलग अलग वीडियो लेके आनी पड़ेगी क्योंकि एक में घिचपिच हो जाएगी। लेकिन अभी आप रूल तीनों को ये फॉलो करना है। 10, 11, 12 को जो मैंने बताया, पहले पूरे का चैप्टर का सारांश पढ़ना है।
गाइड से, उसके बाद में प्रश्न उत्तर याद करते हैं। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं बेटा, जो छूट गया उसको बाद में रिकॉर्डेड देखना। ठीक है, जो छूट गया बाद में रिकॉर्डेड देखना। अभी फिर आगे बढ़ते हैं। देखो कक्षा 12, कक्षा 12 में कुछ चैप्टर बता रहा हूं जो आपको बिल्कुल याद करने हैं हिंदी में। ठीक है, कक्षा 12 का पहले देखिए बेटा, संस्कृत भाषा या महत्व, संस्कृत भाषा या महत्व। ठीक है, एक आपका चैप्टर है, एक आपका चैप्टर है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, ये आपका चैप्टर है। ठीक है, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ आपका चैप्टर है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, एक आपका पंचशील सिद्धांत चैप्टर है, पंचशील सिद्धांत। ठीक है, इनकी आपको केवल बेटा सीधा प्रश्न उत्तर याद नहीं करने हैं, जो मैंने आपको गद्य कैसे पढ़ना है, पद का इतिहास कैसे पढ़ना है, पूरा तरीका। पहले सबसे पहला स्टेप मैंने बताया था कि कैसे हिंदी याद करनी है, हिंदी की तैयारी कैसे करनी है, पहले स्टेप वो फॉलो करना है। दूसरा जैसे हिंदी गद्य पद का इतिहास बताया उसे फॉलो करना है। फिर हिंदी गद्य की तैयारी कैसे करनी है उसको फॉलो करना है। फिर पद की तैयारी कैसे करनी है वो फॉलो करना है। फिर आप बात आगे संस्कृत की। ठीक है, पंचशील सिद्धांत हो गया। फिलहाल के लिए आप ये 3 चैप्टर याद कीजिए। उसके बाद में एक चैप्टर और है मदन मोहन मालवीय, ये वाला, ये चैप्टर मैं सबसे अलग से लिख रहा हूँ, मदन मोहन मालवीय जो चैप्टर है। ठीक है, मदन मोहन मालवीय जो आपका ये चैप्टर है, मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, इसको तो आपको याद करना ही करना है। ठीक है, इन 3 में से किसी को छोड़ देना, इसको मत छोड़ना। ठीक है, व्याख्या आपको मिल जाएंगी पेपर में। ओके, बात समझ में आ गई। तो बेटा ये हो गया कक्षा 12 का पूरा विश्लेषण। कक्षा 11 और 10 वाले भी चिंतित ना हो, आपके लिए अलग से वीडियो लेकर आऊंगा बेटा। मेन फोकस तो मेरा कक्षा 12 के लिए था कि तैयारी कैसे करनी है, लेकिन 10 और 11 भी सीख जाएंगे पेपर कैसे हैंड ओवर करना है। अब मैं जा रहा हूँ व्याकरण सेक्शन की ओर, व्याकरण पे कैसे फोकस करना है। लेकिन बेटा सबसे पहले आप ये बताइए कि जो मैंने अब तक आपको हिंदी गद्य और पद का इतिहास, ठीक है, हिंदी पढ़नी कैसे करनी है, मात्रा कैसे सुधारनी है, ठीक है, लेख कैसे सुधारना है, याद कैसे करना है, और जो भी चीजें बताई वो क्लियर है या नहीं है, फटाफट कमेंट करें। कोई डाउट नहीं है। ओके बेटा, देखिए केवल ये बातें बताने के लिए नहीं कि मैं बता रहा हूं कि मैं ज्ञान दे रहा हूं, आप इसको सुनेंगे और बाद में चलता कर देंगे, नहीं बेटा, इस पे आपको फोकस देना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो बेटा फिर आपका कोई फायदा नहीं है। हिंदी में अच्छे देखो बेटा, हिंदी और इंग्लिश यही 2 चीज होती है जो आपका क्या कर सकती है, जो आपको बहुत ऊपर लेके जा सकती है आपकी परसेंटेज को। और इनमें फिक्स क्वेश्चन आते हैं, इनमें हमेशा फिक्स क्वेश्चन आते हैं, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है बेटा, इनमें हमेशा फिक्स क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इनमें हमेशा फिक्स क्वेश्चन ही आते हैं। ओके, तो आपको पहले संस्कृत भाषा का इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो। ये कह रहे हैं सर जी थोड़ा धीरा बोलो, फिर कहेंगे सर आवाज नहीं आ रही, फिर कहेंगे सर आवाज नहीं आ रही। वाह बेटा, पहले आप डिसाइड कर लो तो धीरे बोलना है कि तेज बोलना है। बेटा आप चलते हैं व्याकरण की ओर। सर इंग्लिश बहुत बिल्कुल भी समझ नहीं आती। सुनो, तारीख याद कीजिए बेटा, 17/9/2023। ठीक है, कक्षा 10, 11 और 12। ठीक है, इन तीनों क्लास के लिए 2 क्लास रखी जाएंगी। एक तो डाउट सेशन, एक तो डाउट सेशन दिन में रहेगा, टाइम में बता दूंगा, लेकिन चैनल पे नोटिफिकेशन ऑन रखना, पता चलेगा। क्योंकि अब हाफ ईयरली के एग्जाम की तैयारी और फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारी मेरे चैनल से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, आपको तैयारी कैसे करानी है हर एक सब्जेक्ट की, वो डिपेंडेंस मेरे पर करता है। ठीक है, आप पढ़ रहे हो सीख लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये दिन में सेशन रहेगा और रात में 8 बजे ही आपका इंग्लिश का सेशन रहेगा, तीनों क्लास का। ठीक है, तीनों को बारी बारी से, जैसा हिंदी का सिखा रहा हूं ऐसे इंग्लिश का सिखाऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रख लो इंग्लिश के लिए भी। ओके, आगे बढ़े, चलो अब आ जाते हैं व्याकरण पे। बेटा ये वो खंड है, कक्षा 10, 11, 12 तीनों सुन लो, ये वो खंड है जो आपको हिंदी में बहुत ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, हिंदी के बाद में जब हम व्याकरण पे आ गए हैं, ये हिंदी का सेकंड भाग आ जाता था। ठीक है, पहले आपके अलग पेपर होते थे, हिंदी फर्स्ट का अलग होता था, सेकंड का अलग होता था, लेकिन अब ये एक हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं व्याकरण पे। सभी बच्चे पहले फटाफट से कमेंट करके बताइए हिंदी व्याकरण में आपको कहां दिक्कत आती है। अब मैं खुल के पूछता हूं आपसे कि व्याकरण में कहां दिक्कत आती है, फटाफट बताइए।
फिर मैं आपको कहानी भी बताने वाला हूँ, काव्य खंड भी बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है। लेकिन पहले बताइए व्याकरण में कहाँ दिक्कत आती है। ठीक है, देखा सर, आप बीच में से आगे ऐसे सोचते हो कि बच्चे आपको पहचान, आपके बच्चे बिल्कुल जानते हैं, आपने कमेंट करा तुरंत पकड़ लिया आपको रविकांत सर जी बीच में है क्लास में। ठीक है, बचने की कोशिश मत करना, ये बच्चे बहुत तेज है सर, आपको तुरंत पकड़ लेते हैं। आपने रसगुल्ले खिलाने की बात करी है तो रसगुल्ले खा के जाएंगे, आपको बीच में छोड़ने वाले नहीं है। आपने इनवाइट करा ना बड़े से होटल में, तो बड़े से होटल में ही दावत खाएंगे वो आपसे। ठीक है सर, संधि विच्छेद में डाउट आता है। ठीक है, और किसी बच्चे को डाउट की व्याकरण में क्या डाउट है? व्याकरण में आपको कहां दिक्कत आती है? किसी और बच्चे का कोई डाउट है? एक ने कहा, एक बच्चे ने लिखा कि सर संधि विच्छेद में डाउट आता है। और किसी बच्चे का कोई डाउट? किसी और बच्चे का कोई डाउट? देखिए बेटा, सबसे पहले मैं जाता हूं अलंकार के ऊपर। ठीक है, अलंकार। ठीक, कक्षा 10, 11 और 12। एक बात सुन लीजिए बेटा तीनों क्लास की, जो ये सेशन है, ये जो 2 नंबर हैं अलंकार के, तीनों के पेपर में आते हैं। ठीक है, 10, 11, 12 तीनों में आते हैं। पहली बात, इसके लिए मैं आपको कुछ सजेशन देता हूं। यमक अलंकार, रूपक अलंकार, ठीक है, और उत्प्रेक्षा अलंकार। मात्र ये 3 पढ़ लीजिए उदाहरण सहित। ठीक है, उदाहरण सहित। बेटा अभी संधि पे भी आ रहा हूं मैं, संधि का भी डाउट आपको क्लियर करा के जाऊंगा। आपको क्या करने हैं, यमक, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार जो होते हैं आपको, ठीक है, यही पढ़ने हैं। परिभाषा सहित उदाहरण। ठीक है, परिभाषा सहित उदाहरण। लेकिन आपको क्या करना है, आपके मॉडल में और जो आपकी गाइड में, ठीक है, जो इनके उदाहरण दिए हैं, आपको वो सब देखने, पढ़ना। पहले परिभाषा को पढ़ना है, भाई यमक अलंकार क्या है, जहां पर एक शब्द आपका बार बार आ रहा है। ठीक है, लेकिन उसके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो आपको उदाहरण पढ़ के देखना है कि कोई ऐसा मिल जाए। पेपर में क्या होता है, कभी कभी परिभाषा नहीं आती, कहते हैं कि इसमें पहचानिए कौन सा अलंकार है। तो अगर आपको परिभाषा पता है, मान लीजिए इसमें क्या शब्द 2 बार आ रहे हैं, तो आपने पहचान लिया यमक अलंकार होता है। ठीक है, अच्छा बेटा, केमिस्ट्री वाले सर की शादी की पार्टी आपको चाहिए? तो बेटा सर से मानो, मैं तो नहीं कह रहा, सर कह रहे हैं। एक कह रहा है समझे सारे में दिक्कत है। बेटा सारे में दिक्कत है ना, तो एक काम करें, पहले तो ये बता कौन सी क्लास का बच्चा है, 10, 11 या 12। ठीक है, अगर सारे में दिक्कत है ना, तो बेटा सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारे बोर्ड एजुकेशन में है कि जिसने तुझे 10 या 11 या 12 में भेज दिया है। बेटा तो यूपी बोर्ड के लायक ही नहीं है। ठीक है, तो फेल होने लायक बेटा। एक काम कर, इस बार फेल हो जा, अगली बार मेरे साथ मिलकर तैयारी करना, अच्छे से मार्क्स लाएंगे। ठीक है, अब ये मतलब यहाँ से बच्चों के कुछ ये भी स्टार्ट हो जाता है कि फालतू के लोग जो होते हैं क्लास में आ जाते हैं कमेंट के लिए, इनको काम मिलना कुछ होता नहीं, घर की तरफ से फ्री होते हैं, जिनको नालायक बोल दिया जाता है। ठीक है, वो बीच में आ जाते हैं। और ऐसा तो कोई बच्चा नहीं हुआ जो व्याकरण में डाउट हो, सारी व्याकरण में डाउट हो। ठीक है, बीए में बेटा तू तो कक्षा 12 के लायक नहीं है, तो बीए की बात कर रहा है। हाँ? गलती से भी एडमिशन मत लेना बीए में, लायक नहीं है। अब 2 मिनट और रुक जा, इस बार इसका तीसरा फालतू कमेंट आया, मैं क्लास से निकाल दूंगा, ब्लॉक कर दूंगा हमेशा के लिए, क्लास में नहीं आ पाएगा कभी भी। ठीक है, आगे बढ़े। तो बेटा ये बात हो गई। देखो इसके बाद में बेटा एक आता है रस, 2 नंबर में, 2 नंबर में आता है रस। ठीक है, 2 नंबर में क्या आता है, रस आता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 3 रस मैं बता रहा हूं, वीर, हास्य और करुण। मात्र 3 आप याद कर लीजिए उदाहरण सही। कक्षा 10, 11, 12 तीनों को बता रहा हूं। ठीक है, 10, 11, 12 तीनों को बता रहा हूं उदाहरण सहित, आप अपने रस याद कर लीजिए। ठीक है, उदाहरण सहित बेटा। ठीक है, तो यहां से क्या रहेगा, आपने वीर, हास्य, करुण ये आपने उदाहरण सहित पढ़ लिया अगर, तो क्या रहेगा बेटा, आपके 2 नंबर यहां से बन जाएंगे। व्याकरण की धीरे धीरे चीजें बता रहा हूं कैसे आपको पढ़ना है। ठीक है, ये चीज आप बिल्कुल याद रखना। ओके, एक क्लास आपकी अलग से बनानी पड़ेगी, उसमें क्या रहेगा, लेकिन मैं भी बताऊंगा, भी थोड़ा सा आपको भी बता दूंगा, लेकिन वो चीज बाद में उसके ऊपर भी रख लेंगे सेशन। ठीक है,
लेकिन फिलहाल अभी इसके लिए ध्यान रखिए, अलंकार ये हो गए, रस ये हो गए, ठीक है। इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में आता है सोरठा, सोरठा, दोहा, चौपाई, छंद, ठीक है। ये 4 चीजें आती हैं, एक रोगा भी होता है, ठीक है। पार्टी विल बी हार्ड आफ्टर 5 ईयर। सर इनके सरल तरीके से उदाहरण लिखवा देना। ओके बेटा, जब मैं एक काम करूंगा कम्युनिटी पे, ठीक है। चैनल पे जब आप जाओगे, देखो बेटा चैनल पे क्या क्या होता है, चैनल पे कई सारी चीजें आती हैं। क्या क्या आता है, एक तो होम आता है, एक वीडियो आता है, एक लाइव आता है, एक प्लेलिस्ट आता है। प्लेलिस्ट से आगे ऑप्शन आता है कम्युनिटी का, ठीक है। कम्युनिटी पे मैं क्या काम करूंगा, इनकी परिभाषा और हल्के जो छोटे छोटे उदाहरण है, ठीक है। जैसे कि पीपर पात सरिस मंडोला, कोई भी याद कर लेगा, श्री गुरु चरण सरोज निधि मन मुकुर सुधार, ठीक है। ये छोटे छोटे उदाहरण है जो आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो इनके मैं आपको दे दूं। अच्छा, इन 5 की बात करता हूँ, कोई 4 याद कर लेना, ठीक है। तो 2 नंबर आपके यहां से बन जाएंगे, 2 मार्क्स ये आपके कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है बेटा। ओके, 2 मार्क्स आपके यहां से भी कंफर्म है कि बनेंगे ही बनेंगे। ओके, इनमें से कोई 4 याद कर लेना, फिर उदाहरण 6 नंबर यहाँ पक्के हो गए आपके, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बेटा संदेह की। अच्छा, अभी कह रहा था कि बेटा कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन देखिए अभी मैंने डांट लगाई तुरंत इसको उपमा अलंकार याद हो गया, ठीक है। अभी ये मेरे से पिटेगा तो इसको कुछ और भी याद आ जाएगा। अब इसकी मम्मी कसम दी है कि अगर इसने फालतू कमेंट भी करे तो, ठीक है ना। चलिए, बच्चों में क्रेज होता है ना, मम्मी कसम दे दी कि अब नहीं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। हाँ, किधर गए हमारे हाइड्रोजन भैया, हमारे हाइड्रोजन भैया जी कहाँ हो? अरे आ जाओ, बाबू राउत मांगे जी। हाइड्रोजन भैया, प्यार की धुन में सुनाता हूँ, चले आओ मेरे दोस्तों। हाँ, अरे बच्चों, मेरे कहने से नहीं आए सर, आप कहिए जोर से कि सर आ जाओ। वो बेटा बीच में थोड़ा थोड़ा मनोरंजन भी जरूरी होता है, नहीं तो आप बोल जाओगे। अपने सर को बुलाओ, सर फटाफट आइए, हमें दावत दीजिए। क्या हो सर, आगे चले आओ जल्दी से, स्कूटी में बैठ के, अपनी बाइक पे बैठ के, हेलमेट लगा के, क्योंकि रोड पे तो चलान कट जाएगा। देवराना में चलेंगे। गलत बात है, मम्मी कसम खिलाते हो बेटा। देखो, पढ़ाई कराने का तरीका होता है, चाहे कैसे सीख लो, या तो मम्मी कसम खा के पढ़ लो या कैसे पढ़ लो। आधे बच्चे कह रहे हैं कि यहाँ तो फालतू की बात चल रही है, हम तो जा रहे हैं, ठीक है, जिसको जाना जा सकता है। अभी तो मैंने तरीका भी नहीं बताया, कॉपी कैसे लिखनी है, चले जाओ। ब्रह्मास्त्र तो अभी छोड़ा ही नहीं है, ब्रह्मास्त्र तो अभी छोड़ा ही नहीं है, पहले भाग रहे हो, भाग जाओ, अभी तो ब्रह्मास्त्र छोड़ना बाकी है। चलो निबंध देखिए, 9 नंबर में निबंध। देखो बेटा ऐसा होता है, या तो निबंध 9 नंबर में आएगा, पत्र 6 में आएगा, 15 नंबर हो गए, या फिर निबंध 10 में आएगा तो पत्र 5 में आएगा। लेकिन हम मान के चलते हैं कि निबंध 10 में आएगा, ठीक है। अच्छा, वैसे तो मैं आपको सभी को बताने वाला रहूंगा कि आपको कौन कौन से निबंध याद करने हैं। फिलहाल के मैं आपको बता देता हूँ, शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, ये आपको याद होना चाहिए। दहेज प्रथा आपको याद होना चाहिए, दहेज प्रथा आपको याद होना चाहिए, ठीक है। जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि पे आपको ये याद होना चाहिए। कोरोना, ठीक है। ये कुछ मैं निबंध बता रहा हूँ जो बेटा कुछ आपको हाफ ईयरली में टकराएंगे, कुछ ही आपको फाइनल एग्जाम में टकराएंगे। कोरोना के बाद में क्या रहेगा, कोरोना के जो आपने अगर ये भी जो रहेगा, एक तो बेटा ये होता नहीं, बिल्कुल सिंपल, प्रदूषण हो गया, ठीक है। फिलहाल आप अभी 5 पे फोकस कीजिए, जब ये 5 हो जाएंगे तो मुझे कमेंट कर देना हिंदी वाली सी वीडियो में कि सर हमने 5 याद कर लिए, आप हमें और भी बता दीजिए आगे के, ठीक है। अच्छा, अब देखो निबंध लिखते कैसे हैं वो तरीका देख लीजिए। क्या हो कि निबंध लिखते कैसे हैं वो तरीका देख लीजिए, ठीक है बेटा। तो देखो क्या करोगे, सबसे पहले निबंध में क्या करना है, स्टार्ट नहीं करना है निबंध, निबंध स्टार्ट नहीं करना है, क्या करना है वो देखो। पहले आपको लिखना है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या होता है, इंट्रोडक्शन, जैसे इंग्लिश में करते हैं ना इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन, इसे डाल देंगे नंबर 1, ठीक है। प्रस्तावना, ओके। प्रस्तावना के बाद में से क्या प्रदूषण लिखना चाह रहे हो, तो दूसरा क्या लिखोगे, परिभाषा बना लीजिए, प्रदूषण किसे कहते हैं, प्रदूषण
किसे कहते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूं कि आपको निबंध लिखना कैसे, कि आपको 10 में से पूरे 9 या 9.5 नंबर मिलेंगे। तरीका बता रहा हूं कि 9 या 9.5 नंबर आप कैसे ले सकते हैं निबंध में, लिखने का तरीका जान लो। सर निबंध बनाकर कैसे लिखें? बेटा और क्या बता रहा हूँ, और क्या बता रहा हूँ, मान लो नहीं आता, हिंदी में तो बना सकते हो, लेकिन बनाना कैसे वही तो बता रहा हूँ। इतना भी नहीं समझ पा रहे हो क्या? अब कहां तक याद करोगे? ठीक है, बनाना कैसे वही तो बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो बेटा ये खिचड़ी तो है नहीं, नमक का कुकर दिया, पानी डाला, चावल डाला, ठीक है, नमक मिर्च डाला, 2 सीटी लगे, दिया, चम्मच लिया, मजा आ गया जी। चटनी और होती तो क्या कहने थे जी, चटनी और होती तो जी मजा आ जाता। चलो आगे देखिए, प्रदूषण किसे कहते हैं, हो गया प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार बेटा इसी तरीके से और ऐसे मत कर देना, मैंने लिख दिया कि अच्छा सर में प्रदूषण किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे, दहेज प्रथा किसे कहते हैं। चलो सर की एक लाइन में कॉपी कर दी, फिर क्या लिखेंगे, दहेज प्रथा के प्रकार। ठीक है, फिर सर को कॉपी करना स्टार्ट कर देना। ऐसे लिख रहा, बेरोजगारी के प्रकार, बदमाश, चोर, आतंकवादी। ठीक है, ऐसा मत कर देना, अपना दिमाग लगा के हेडिंग बनानी है। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर लिख दो कारण कि क्या कारण हो सकते हैं, फिर लिख दो निवारण। ठीक है, और उसके बाद में क्या रहेगा, उसके बाद में आप कर सकते हो लास्ट जो आपकी लाइन रखनी है, उपसंहार, कंक्लूजन। ठीक है, उपसंहार। ठीक है, तीनों क्लास 10, 11, 12 ध्यान देना। ये अभी आपका निबंध पूरा नहीं हुआ है, अभी तो केवल आपने हेडिंग दी है। ठीक है, अभी आपने क्या किया, केवल हेडिंग दी है। इन हेडिंग के बाद में आपका स्टार्ट होगा निबंध। कैसे, देखो इनके लिखने के बाद इसके जस्ट नीचे, इनके बिल्कुल नीचे आपको क्या हेडिंग बनानी है, बिल्कुल पेज के बीचों बीच, प्रस्तावना। प्रस्तावना, ठीक है बेटा, बिल्कुल पेज के बीचों बीच आपको हेडिंग देनी है प्रस्तावना। डबल लाइन से अंडरलाइन करोगे नंबर 1 हेडिंग डाल के, और प्रस्तावना में जो आपको लिखना है वो आप लिखोगे, निबंध के बारे में जो भी बताना चाह रहे हो कि ये है, ठीक है, वो प्रस्तावना खत्म होगी, पेज के बीचों बीच दूसरी हेडिंग बनाओगे, प्रदूषण किसे कहते हैं। प्रदूषण किसे कहते हैं, ठीक है बेटा, प्रदूषण किसे कहते हैं, डबल अंडरलाइन। ठीक है, तरीका समझ गए। इसी तरह से आपको क्या करना है, बस इतना ही इंटरेस्ट था बच्चे को। ठीक है, इतना इंटरेस्ट था, और थोड़ा इंटरेस्ट कम होना स्टार्ट हो गया है। ओके चलो कोई बात नहीं। तो देखिए क्या होगा, इसके बाद में क्या होगा, प्रदूषण किसे कहते हैं बात हो गई। ठीक है, ये प्रदूषण किसे कहते हैं, ये चीज आपने लिख ली। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद में 6 की 6 हेडिंग इस तरह से बना के लास्ट में क्या कर दोगे, उपसंहार। लास्ट में क्या ला दोगे, उपसंहार। ओके, अंडरलाइन कर दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका निबंध लिखने का तरीका। मान लीजिए आपसे नहीं भी आता, आपने इस स्टेप को फॉलो करा और आप बना बना के लिखा है, तो भी बेटा 7-8 नंबर कंफर्म मिलने हैं। ठीक है, कंफर्म। पहले 6 हेडिंग, उसके 6 में आप 7 भी बना सकते हो, 8 बना सकते हो, 10 बना सकते हो, जितने आपके अंदर कैपेबिलिटी, जितनी भी आप अंदर काबिलियत रखते हो। ठीक है, तो उसके बाद में क्या होगा, उसके नीचे पहले प्रस्तावना, फिर उसकी हेडिंग पे हेडिंग आगे बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, निबंध किसके समझ में गया बताइए बेटा, कमेंट करके बताइए कि निबंध आप कौन नहीं लिख सकता बोर्ड एग्जाम में, या फिर कोई से भी एग्जाम में, 10वीं 11वीं 12वीं तीनों क्लास कमेंट करके बता दीजिए कि कौन भी अपना निबंध नहीं लिख पाएगा, मुझे बता दो। अगर बेटा पहली हेडिंग आपकी प्रस्तावना और लास्ट हेडिंग आपकी उपसंहार है और बीच में आपकी हेडिंग्स आपने एडजस्ट कर रखी है, कंफर्म में बेटा 7-8 तो नहीं गए, 9 9.5 हो सकते हैं अगर आपने और अच्छा लिखा है तो। अब बता दीजिए मुझे किसके समझ में नहीं आया, बताइए बेटा, निबंध किसके समझ में नहीं आया। जल्दी से कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ू बेटा, अब मैं बढ़ता हूं पत्र की ओर, पत्र की ओर। ठीक है, कि पत्र कैसे करना है, पत्र कैसे करना है। देखो बेटा, मैं आपको 2 से 3 पत्र बताऊंगा जो आपको याद करने हैं और वो ही पेपर में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, 2 या 3 पत्र बताऊंगा, वो ही आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। देखिए बेटा, पहला पत्र जो आप याद रखोगे,
पहला पत्र जो आपको याद करना है, ऋण हेतु बैंक प्रबंधक को पत्र, ऋण हेतु बैंक प्रबंधक को पत्र, पहला जो आपको याद रखना है बैंक प्रबंधक को पत्र, ठीक है, बैंक प्रबंधक को पत्र, ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा आपको क्या करना है, लिपिक के पद हेतु, लिपिक के पद हेतु आवेदन पत्र या पद हेतु पत्र, ठीक है, ओके। तो देखिए लिपिक के पद हेतु जब आप पत्र लिखोगे तो आपको जब उसमें मॉडल में देखोगे, मैं बता रहा हूँ तरीका भी कैसे करना है, वो चीज भी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। लिपिक के हेतु पद हेतु आप जब पत्र लिख रहे हो वो कैसे लिखना है। और तीसरा आपको क्या करना है, मित्र को शादी में आमंत्रित हेतु, मित्र को शादी में आमंत्रित हेतु, शादी में आमंत्रित हेतु पत्र, ठीक है। बस ये तीन याद रख लेना बेटा, आमंत्रित हेतु पत्र, अगर ये तीन ना है तो बता देना। 5 नंबर पत्र में पक्के कर लो, मात्र 3 पत्र याद करने बेटा, बहुत ही सरल और बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बेटा अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है क्लास में तो बंद कर दीजिए, मेरे तो एग्जाम है नहीं, तुम्हारी एग्जाम है। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो छोड़िए, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो छोड़िए, पड़े नहीं रखते क्लास। मैंने सोचा था कि बड़ा सेशन रखेंगे, लेकिन आपका से इंटरेस्ट नहीं है, मैं भी अपना थोड़ी देर में क्लास अपना 2 चीजें बता के मैं भी खत्म करता हूँ, कोई बात नहीं। अगर आप ही को इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्यों करूँ, एक अलग से वीडियो बना दूंगा पेपर लिखने के ऊपर कि करना कैसे, ओके। चलिए सबसे पहले आपको देखना है कि ऋण हेतु बैंक आवेदक को, बैंक प्रबंधक को कैसे पत्र लिखना है, ठीक है। क्या करोगे, सबसे पहले इधर लिखना है सेवा में, सेवा में, ठीक है, ओके। यहाँ आपको डालना है कोमा, ठीक है, फिर यहीं से स्टार्ट करना है, श्रीमान बैंक प्रबंधक, ठीक है, श्रीमान बैंक प्रबंधक, ठीक है। कोई से बैंक आप लिख देना, नाम इतने सारे बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, ठीक है, कोई सा भी होगा, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, फिर क्या लिखना है, फिर आपको अपना विषय लिखना है, बिल्कुल देखो क्या करना बेटा, इस चीज को ध्यान रखना, विषय बिल्कुल इसके जहां से देखो ये लाइन बिल्कुल सीधी बना लेना, जहां पे आपका सेवा में बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होगा आपका विषय, ठीक है, विषय, ठीक है। विषय लिख दोगे कि भाई ऋण हेतु पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। फिर इसके नीचे क्या आएगा, बिल्कुल सेम इसके नीचे, इधर से और इधर से बिल्कुल अपनी लाइन बिल्कुल मेजर में नाप लेना, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, महोदय, महोदय, कोमा लगाओगे और बिल्कुल इसके नीचे से बिल्कुल यहां से स्टार्ट करोगे, सविनय निवेदन है कि, ठीक है, सविनय निवेदन यह है कि मैं एक ग्रेजुएट, मैं फिर एक व्यक्ति हूँ, ठीक है, और मैं अपनी आगे की पढ़ाई जारी करनी है, तो मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए ऋण चाहता हूँ, ठीक है। वीडियो तो नहीं बेटा, वीडियो तो चल रही है, वीडियो तो चल रही है बेटा, वीडियो नहीं रुकी है बेटा, एक बार अपने रिफ्रेश कीजिए, ठीक है। वीडियो कंटिन्यू चल रही है बेटा, वीडियो नहीं रुकी हुई है, चलो आगे बढ़ता हूँ। देखिए क्या कह रहे हैं, सेवा में इस तरह श्रीमान बैंक प्रबंधक महोदय जो भी है, और यहाँ पे सभी ने निवेदन यह है कि क्या, कि मैं एक ग्रेजुएट व्यक्ति हूँ, मैं अपनी आगे की शिक्षा के लिए आगे की शिक्षा के लिए बैंक से ऋण चाहता हूँ, जैसे ही मैं कामयाब होंगे मैं पूरा ऋण, इस तरह से आप कुछ दे सकते हैं। या फिर क्या कि महोदय मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति हूँ, मैं अपना आगे का व्यापार चलाने के लिए बैंक से, आपके बैंक में को ऑफर आया, इसमें आप 5 लाख तक का ऋण प्रदान कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो इस तरह से आप ऋण लिख लेंगे, पत्र लिख लेंगे, और पत्र लिखने के बाद में क्या करोगे, यहाँ पे भाग दिए, यहाँ पे अपना आपको नाम पता भी कुछ नहीं लिखना बेटा, नाम पता वगैरह कुछ नहीं लिखोगे, केवल क्या लिख दोगे, बस इतना लिख के आपको अपना पत्र क्लोज कर देना है, ठीक है, आपको अपना पत्र क्लोज कर देना है यहाँ पे लिख के, ठीक है, बात समझ आ गई। इस तरह से अगर आपने पत्र लिखा बेटा इस पूरे प्रोसेस से, ये तीनों एक लाइन में, ये बिल्कुल इसके नीचे, तो पत्र में 5 नंबर पूरे देगा एग्जामिनर आपको, अगर आपकी राइटिंग साफ है तो, बशर्ते कीड़े मकोड़े मारे तो बेटा फिर तो भगवान मारेंगे, ठीक है। होता है नहीं है,
ठीक है, बात समझ आ गई। अब देखो बेटा क्या रहेगा, जब आप लिपिक का लिखोगे, लिपिक हेतु मान लीजिए बैंक में आप लिख रहे हो, लिपिक हेतु पत्र लिख रहे हो, तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको लिखना है महोदय सविनय निवेदन है कि मैं एक ग्रेजुएट व्यक्ति हूं, ठीक है, आपके बैंक में लिपिक हेतु आवेदन पत्र स्वीकार किए जा रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से। और उसमें आपको क्या करना है बेटा, उसमें आपको एक चीज ऐड करनी है, उसमें लिपिक हेतु पद में पहले क्या लिखोगे, कक्षा 10, कक्षा 12 स्नातक, स्नातक होता है बेटा ग्रेजुएशन, कि आपने कब पास किया, ठीक है, स्नातक हो गया। फिर इसमें रहेगा पासिंग ईयर, किस ईयर में आपने पास किया है, भाई मान लीजिए 2014 में ये हुआ, 16 में ये हुआ, 19 में ये हो गया, ठीक है, श्रेणी लिख देंगे, ये तो हो गया पासिंग वर्ष, ठीक है, उत्तीर्ण वर्ष लिख दीजिए, उत्तीर्ण वर्ष, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या रहेगा, श्रेणी, श्रेणी, ये पहले आपने फर्स्ट श्रेणी से पास की, मान लीजिए इसमें सेकंड श्रेणी आई आपने, और इसमें फर्स्ट श्रेणी से आपने पास किया, इस प्रकार से आप इसको लिख दोगे। और एक चीज बता सकते हो कि जो आपकी यूनिवर्सिटी बोर्ड का नाम है ये चूजी है, ठीक है, इस प्रकार बाद में आप लिख दोगे, ठीक है, बाद में आप लिख दोगे कि भाई आप मुझे ये पद पर कार्य देने की या नौकरी देने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी, धन्यवाद, ये सब चीजें, और आपका लिपिक हेतु आवेदन पत्र भी क्लियर हो जाएगा। बात समझ आ गई। इसके बाद में बेटा आप क्या कर सकते हो, इसके बाद में आप क्या काम करोगे, इसके बाद में आप आगे यह करोगे कि मित्र को आप पत्र लिख रहे हो शादी के लिए, तो भाई सभी निवेदन यह है कि आपको जानकर बेहद हर्ष होगा, ठीक है, ये लिखा है कि मेरे प्रिय मित्र आपको जानकर बेहद हर्ष होगा कि भाई मेरे बड़े भाई की शादी इस दिन तय की गई है, तो आपको शादी में आमंत्रित किया जाता है, आपको पूरे परिवार के साथ शादी में आमंत्रित होना है, ठीक है, आप अगर शादी में आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। इस प्रकार से आपको अपने मित्र को पत्र लिख के लास्ट में एड्रेस है, बात खत्म, ठीक है। अब बताइए बच्चे कमेंट करके कि पत्र में किसको डाउट है, फटाफट कमेंट करके बताइए कि आपको पत्र में किसको डाउट है कि भाई मेरे से पत्र नहीं होने का, जल्दी से बताइए बेटा कमेंट करके। पत्र में किसी को डाउट है, पत्र में किसी को डाउट है बेटा, देखिए बच्चे का डाउट है कि संधि में डाउट है, किसमें डाउट है, संधि में डाउट है। देखिए बेटा संधि में आपको डाउट है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके सिलेबस की है, यण संधि और गुण संधि, इन दोनों संधि की आपको पहले परिभाषा पढ़नी है। परिभाषा क्यों पढ़नी है, परिभाषा पढ़ के आपको पता चलेगा कि इनकी पहचान क्या है, ठीक है, परिभाषा पढ़ के आपको मिलेगा कि आपकी पहचान इसमें की इस संधि को पहचाना क्या है, इसमें मेन चीज क्या है, जब आपको पता चलेगी, ठीक है बेटा, कि यण संधि और गुण संधि की परिभाषा आपको पढ़नी। फिर आपको करना है, कुछ नहीं करना, इनके उदाहरण दिए रखते हैं, इनके उदाहरण देखने हैं, परिभाषा याद करके आपको इनके उदाहरण देखने हैं, परिभाषा याद करके आपने इसके उदाहरण देखे, उदाहरण देख के आपके समझ में आने लगेगा कि कौन सी संधि है और कौन सी नहीं। इतना सा काम अगर आपने कर लिया तो आपकी संधि भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है बेटा, संधि भी क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है मुझे भी बुला लेना शादी में, हाँ बेटा बिल्कुल, क्योंकि पत्थर वगैरह उठाने के लिए, प्लेट मांजने के लिए भी किसी की आवश्यकता होगी ना, तो वो काम मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा, तो बेटा आप आमंत्रित है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, जब आप पत्थर अच्छे से उठाओगे, साफ सफाई अच्छे से करोगे, प्लेट अच्छे से मांजोगे, तो आपको 500-600 रुपए जो दिहाड़ी होती है वो दे दी जाएगी, और अच्छे से आपको भोजन भी कराया जाएगा शादी में, ठीक है बेटा, आप भोजन भी करना अच्छे से, ओके, और फिर आप प्रस्थान करेंगे तो मिठाई के डब्बे के साथ, अच्छा लगेगा बेटा। चलिए बात समझ आ गई बेटा। देखिए पहले परिभाषा पढ़नी है, फिर उसके उदाहरण देखने हैं, उसके बाद में क्या करना है, पेपर पे आपको अपनी कॉपी में नोट्स में संधि की परिभाषा, ठीक है, मान लो आपने यण संधि की परिभाषा लिखी है, तो इसके साथ में आपको कम से कम 10 एग्जाम्पल, ठीक है, कम से कम यण संधि के 10 एग्जाम्पल उसी परिभाषा के नीचे लिखने, फिर गुण संधि इसकी परिभाषा, और इसके नीचे पूरी आपको 10 पूरे
पूरे के पूरे 10 उदाहरण लिखने हैं। अगर आपने इतना काम कर लिया आपकी संधि क्लियर हो जाएगी। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई? आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अच्छा, आपके साथ में आपके 8 दोस्त भी आएंगे। चलो बेटा, अच्छी बात है, क्योंकि शादी में काफी सारी चीजें होती है, पत्तलें कुछ इधर पड़ी होती है, कुछ उधर पड़ी होती है। एक काम कर लेना, आपके 8 दोस्त आएंगे ना, कुछ पत्तल उठा लेंगे, कुछ डस्टबिन का उठा लेंगे, ठीक है, कोई प्लेट मांज लेगा। सबके लिए काम है बेटा, कोई चिंतित वाली बात नहीं, बेरोजगारी खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ठीक है, संधि आपको क्लियर हो गई? संधि आपको अच्छे से क्लियर होगी बेटा या डाउट है? बताइए। हाँ, ये अच्छी बात कही आपने, इन्होंने अच्छी बात की, कैमरा मैन भी है। ठीक है बेटा, उसको हम अच्छी जोड़ देंगे। और वो शादी में अच्छे से, रजनीकांत सर की शादी होगी तो एक कैमरा मैन की भी आवश्यकता है। ठीक है, तो ये अच्छी बात होगी, घर का मेहमान है, पैसे भी नहीं लेने का भाई, घर का आदमी है, एल्बम फ्री में बना के देगा, अच्छी बात है। तो हम रजनीकांत सर से बात करेंगे कि सर आपके लिए। ठीक है बेटा, अपना नंबर हो गया तो अपना नंबर और दे दीजिए, हम कॉल करके आपसे संपर्क कर लेंगे। रजनीकांत सर की शादी में कुछ बार हमारे ऊपर तो रहने वाला है, क्योंकि मित्रता निभानी हमें, तो हमें इतनी सारी चीजों का अरेंजमेंट करने वाला, सफाई वाला हमें मिल गया, कैमरा मैन हमें मिल गया, टेंट वाला हमें मिल गया, तो बस वो सर की आ जाइए, कब सर अब सर को बुलाते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। व्याकरण हो गया, ये व्याकरण का सेक्शन खत्म हो गया। अब आगे बेटा कहानी पे और काव्य पे। कहानी और खंड काव्य, कहानी और खंड काव्य। देखो बेटा, अब आपको क्या करना है, यहाँ से मेन चीज आती है कि कहानी और खंड काव्य, ये 10 नंबर का सेक्शन बचा है जो आपको बताना है। इसके बारे में आप सब लोगों की छुट्टी। मैंने सोचा था 2 घंटे का सेशन रहेगा, लेकिन 1.5 घंटे का सफिशिएंट है बेटा, ज्यादा बड़ा सेशन हो जाएगा फिर आप भी बोर होना स्टार्ट हो गए होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब इस पर बातचीत करनी है। ओके, तो देखिए बेटा, लाठी और बहादुर, नहीं पंचलाइट है बेटा, पंचलाइट, पंचलाइट है आपकी कहानी, और एक बहादुर है। ठीक है, इन 2 कहानी का सारांश आप अच्छे से याद कर सकते हैं। इन 2 कहानी का आप सारांश अच्छे से याद कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप पंचलाइट और बहादुर कहानी का सारांश याद करोगे। ठीक है, पंचलाइट और बहादुर कहानी, बस ये 2 याद कर लीजिए, 5 नंबर की कहानी आएगी, तो बेटा आपके 5 मार्क्स बन जाएंगे। या फिर आप इनका सारांश कहानी का, बेटा एक काम जरूर करना, इन कहानी का उद्देश्य, इन कहानी का उद्देश्य भी आप याद करोगे। ठीक है, कहानी का सारांश भी करोगे और कहानी का उद्देश्य भी आप याद करोगे। ठीक है, सर संजय को ब्लॉक करो, बेटा कर दिया है बेटा, बिल्कुल कर दिया ब्लॉक, टेंशन ना लीजिए, क्योंकि अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है क्लास में तो अच्छी बात नहीं है। इतना तो बेटा खुद माइंड लगाना चाहिए, कितनी इंपॉर्टेंट सेशन पे बात चल रही है और आप मजाक में ले रहे हो। है, आपको पता है कि बेटा मेरा शेड्यूल क्या है, मेरी सारी चीजें आपको पता है कि मैं कितना बिजी रहता हूँ, कैसे मैंने फिर भी आप लोगों के लिए, आपके एग्जाम के पर्पज से, आपके लिए आपको इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाए, मैंने टाइम निकाला, फिर भी आप ऐसी बदतमीजी कर रहे हो। बेटा क्या यही संस्कार है आपके? बताइए, क्या यही संस्कार है आपके कि जो आप अपने गुरु के प्रति आप सम्मान भी नहीं कर सकते? हाँ, अभी आपने शिक्षक दिवस मनाया है, अभी आप बड़े बड़े स्टेटस लगा रहे थे कि ऐसा है वैसा है, हम शिक्षक के लिए कर देंगे, गुरु हमारा भगवान है, ये है वो, लेकिन आप तो लाइव क्लास में भी बैठ के आप एक टीचर का सम्मान के तौर पर उसकी बात नहीं सुन सकते। तो काहे के सम्मान है बेटा आपके, क्या संस्कार है आपके? हाँ, बड़ी बड़ी बातें करते हो, मंच पे खड़े होकर कि हमारे गुरु है, हमारे भगवान है, ये है, फलाना है, ढिकाना है। बेटा 4 दिन की बात होती है तो, ठीक है, नहीं आप अपने गुरु का सम्मान कर सकते, छोड़िए बात। ओके, खंड काव्य, देखो बेटा जो आपका मेरठ जिला है, मेरठ जिले में आपका श्रवण कुमार खंड काव्य आएगा, श्रवण कुमार खंड काव्य। इसमें बेटा एक तो आपको 9 सर्ग याद करने हैं, एक तो आपको 9 सर्ग याद करने हैं। एक बात मैं बताऊंगा बेटा, इन 9 के 9 सर्ग के नाम याद कर लेना जरूर, क्योंकि पेपर में कभी कभी ऐसे हो जाता है, पेपर में कभी कभी क्या होता है, पेपर में कभी कभी ये हो जाता है कि सर्ग जो होता है, सर्ग में
ये नहीं कहता कि दूसरे तीसरे सारांश दूसरे तीसरे शब्द के ऊपर वो करिए, सीधा क्या आता है पेपर में आता है कि आगे शब्द की व्याख्या कीजिए, वन गमन शब्द की व्याख्या लिखिए। तो बेटा इस तरह से आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपको शब्द के नाम याद है तो भी आप कर लोगे। साथ ही साथ में आपको क्या करना है, श्रवण कुमार और दशरथ, ठीक है। और दशरथ का क्या करना है, आपको चरित्र चित्रण याद करना है बेटा। क्या करना है, इनका चरित्र चित्रण आपको याद करना है, ठीक है। श्रवण कुमार और दशरथ का आपको चरित्र चित्रण इसमें याद करना है। इनमें से कोई सा एक क्वेश्चन आएगा और 5 नंबर आपके बन जाएंगे, ठीक है बेटा। 5 नंबर आपके बिल्कुल बन जाएंगे इस सारांश में से कि भाई आपको कैसे करना है, ठीक है। बात समझ आ गई बेटा। श्रवण कुमार या दशरथ के चरित्र चित्रण से आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन याद करना है, ठीक है। ओके, इसको भी जल्दी से नोट कर लीजिए। ये कहानी और खंड काव्य हो गया, ठीक है। ये कहानी और खंड काव्य रहा आपका बेटा, ओके। फिर बेटा वो तो आपकी सब छोटी छोटी चीजें होती है, पर्यायवाची शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, जितने भी बोर्ड एग्जाम वाले हैं आप उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द हुआ, मुहावरे, लोकोक्ति हुई, ये तो आप कर ही लोगे बेटा, ठीक है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग चीज कि हिंदी में 70+ नंबर कैसे आएंगे बिना व्याख्याओं के, ठीक है। 70 नंबर कैसे आएंगे बिना व्याख्याओं के, बात जान लीजिए। ये तो बात रही आपकी जो मैंने आपको चीजें बताई। अब 70+ या 80+ आप कैसे जा सकते हो विदाउट व्याख्या, तो वो सीख लीजिए, ठीक है। देखो अब टोटल करोगे केवल आप, ठीक है, और बताना कितने नंबर बैठ रहे हैं। देखो बेटा पहले तो गद और पद के इतिहास के 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मतलब 10 नंबर के आएंगे गद और पद का इतिहास, हिंदी गद व पद से इतिहास से क्वेश्चन आएगा। तो आपने जैसे मैंने बताया आपने तैयारी कर ली, गद पद के इतिहास से जैसे मैंने कहा आपने तैयारी करी, फिर भी 2 क्वेश्चन गलत हो गए, कोई बात नहीं, आपके 8 क्वेश्चन ठीक है। बस ठीक है, 8 नंबर आपके यहाँ से पक्के हैं। मान लीजिए मैंने बताया जीवन परिचय, जैसे आपने कहा गद और पद के, गद व पद 5-5 नंबर के जीवन परिचय हो गए, 10 नंबर ये हो गए जीवन परिचय के, ठीक है। देखो बिना व्याख्या याद करे, बिना व्याख्या याद करे हिंदी में 70+ अंक, अब जोड़ते चलना, ठीक है। जीवन परीक्षा आपने कर लिए, जीवन परीक्षा गद व पद के, गद व पद से 10 नंबर पक्के हुए। सुभाषी रत्नानी चैप्टर से आपकी कंफर्म व्याख्या आनी है, ठीक है। सुभाषी रत्नानी चैप्टर से 10 नंबर की सुभाषी रत्नानी श्लोक 7 नंबर में, 7 नंबर का श्लोक कंफर्म है आना, ठीक है। इसके बाद में कहानी 5 नंबर में जोड़ो, कहानी 5 अंक, ठीक है। खंड काव्य से फिक्स है नंबर, क्वेश्चन अगर आना कि हमें पता ही है वही आएगा, खंड काव्य से 5 अंक जोड़ो, ठीक है। अब इनको जोड़ते चलना, इनको ऐड करते चलना बेटा, मेन चीज अब आई है, ठीक है। खंड काव्य से 5 अंक हो गए, खंड काव्य से 5 अंक होने के बाद में आपको क्या करना है, अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से रस, छंद, अलंकार 6 नंबर, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 8 10 8 7 15 15 और 10 25 और 25 10 30 और 6 36 नंबर अभी तक हो गए हैं, ठीक है। निबंध जो कि पता है आने ही आना है, जो आपको कर लोगे 10 अंक। पत्र 5 अंक, कितने होंगे टोटल, जोड़ दो फिर से 10 और 15, 10 और 15 ये होगा आपके 25 और 10 30, 30 और 10 40, 40 और 6 40 और 6 41 और 5 51 नंबर आपके अभी तक बन गए हैं। 8 7 15 और 10 25, 25 और 5 25 और 5 30 और 5 35, 35 और 10 45, 45 और 11 56 अंक हो गए। संधि 2 अंक, संधि से कितने आ गए, 2 अंक आपके बन गए। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। वाक्यांश के लिए एक शब्द आता है, तद्भव तत्सम आते हैं,
वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है। तद्भव तत्सम हो गया, तद्भव तत्सम हो गया, ठीक है। इसके साथ ही साथ में क्या बेटा, समास हो गए जो आपके आने ही आने हैं, कंफर्म है कि आपको पता है कौन सा समास आना है, ये भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। समास के साथ में बेटा क्या आना है, पर्यायवाची आपके आने हैं, ठीक है, पर्यायवाची हो गया, ठीक है। देखो वाक्यांश के लिए शब्द के लिए 2, तद्भव तत्सम 2, ठीक है, समास पर्यायवाची के 4 लगा लो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। समास पर्यायवाची जो आप करोगे, ठीक है। एक क्या आता है, वाक्य शुद्ध करने के लिए आता है, क्या आता है, वाक्य शुद्ध आते हैं कि वाक्य शुद्ध करके लिखिए, ठीक है। 2 नंबर यहाँ के भी जोड़ दो, कितने हो गए, चलो बेटा जोड़ते हैं, 10 8 18 ये हो गए 15 और 10 25 और 25 और 10 35 35 और 45 56 56 और 58 तो 60 60 4 कितने हो गए, 64 64 और 4 68 नंबर आपके अभी तक हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में आता है संस्कृत के लिए, संस्कृत में पद लिखिए, संस्कृत में प्रश्न उत्तर, ये हो गए आपके 2 नंबर और 70 नंबर तो आपके यहाँ पे बन गए। अभी मैंने व्याख्या को बिल्कुल नहीं जोड़ा है, व्याख्या की बात हुई नहीं है, ठीक है। और 70 नंबर आपके हिंदी के ये रहे, ठीक है। बिना व्याख्या याद करे हिंदी में 70 प्लस अंक, ठीक है। और इतने तो बेवकूफ तुम भी नहीं हो कि बेटा जैसे मैंने बताया कि व्याख्या ना करो, ठीक है। 10-10 नंबर की व्याख्या अगर आप उसको ऐड कर ले तो वो और जो चीजें नहीं है, लेकिन ये रहे आपके बिल्कुल बिना व्याख्या को छेड़े 70 नंबर, बिना व्याख्या को छेड़े इस प्रकार से आप 70 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, अब इसमें किसी को कोई डाउट है, हिंदी में किसी को लग रहा है कि हम फेल हो जाएंगे, ठीक है। 100 नंबर के पेपर में 70 नंबर बिना व्याख्या के मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको अब भी लग रहा है कि हिंदी में फेल हो जाएंगे तो बेटा कमेंट करें, हिंदी में नंबर कम रह जाएंगे तो बताइए। अगर आपको इसमें कमेंट करना है कि डाउट है तो बताइए कि हाँ भाई हम इसमें फेल हो सकते हैं, हमें इसमें कोई दिक्कत आ रही है, हमें इसमें परेशानी है, इसमें चिंतित है। ये 70 नंबर है, बिना व्याख्याओं को याद करें, 70 नंबर आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। निश्चित होकर पेपर देकर जा सकते हैं आप। बताइए बेटा, ये तरकीब अपना के आप ला सकते हैं नंबर। देखो सारे क्वेश्चन मैंने वो लिखे जो फिक्स है, इनके बिना पेपर आएगा ही नहीं, सारे क्वेश्चन फिक्स हैं। गद्य पद का इतिहास आना है जैसे मैंने बताया वैसे पढ़ना है। जीवन का परिचय 10 नंबर कंफर्म मान के चलो, यहाँ से 7 नंबर पक्के हैं, ठीक है। कहानी भी आपको फिक्स है कि वही पंचलाइट बहादुर रिपीट होती है हर साल। खंड काव्य श्रवण कुमार ही है, उससे क्वेश्चन आना है। क्वेश्चन अलंकार जो बता दिए वही आने हैं। तो बताइए कहाँ पे कमी रहेगी बेटा, बताइए किस चीज में कमी है, कौन सा क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, फटाफट बता दीजिए कि कौन सा क्वेश्चन नहीं होगा। आप मुझे फटाफट कमेंट करते रहिए, मैं आपके डाउट सुन रहा हूँ बेटा, अब मैं आपके डाउट सुन रहा हूँ, फटाफट मुझे बताते रहिए। बताइए बेटा, अगर कहीं पे कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी समस्या आ रही है तो कमेंट करें फटाफट। तो प्यारे बच्चों देखिए, हिंदी में तैयारी कैसे करनी है बोर्ड एग्जाम की, किस तरह से पेपर को फेस करना है, किस तरह सारी चीजों को करना है, मैंने आज आपको बताया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। आपको चीजें समझ में आई होंगी अच्छे से, ठीक है। ये जो मैंने पैटर्न बताया इस पैटर्न को आप फॉलो करोगे। अब देखिए बेटा बहुत ही जल्दी, ठीक है, फटाफट जल्दी जल्दी मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ। कक्षा 10 के अभी जो 3 दिन के अंदर कक्षा 10 की एक तो वीडियो आनी है हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की, कि हिंदी में हमको क्या क्या पढ़ना है, हिंदी महत्वपूर्ण प्रश्न, कक्षा 11 के हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, इस पे वीडियो निकालने वाला हूँ जल्दी ही, इन आने वाले 3 दिन के अंदर, एक दिन के अंदर। जैसे कल हमारा सोमवार है, फिर मंगल है, फिर बुध है, इन 3 में कंटिन्यू, ठीक है। फिर कक्षा 12 के लिए क्या करने वाले हैं, हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है। ये 3 वीडियो आपकी फिर से आने वाली है, ओके, महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद में क्या रहेगा बेटा, मैं आपको दो एक चीज और बता देता हूँ, देखिए सुनिए। इसके बाद में क्या रहेगा, इसके बाद में आपको जो देखना है, ये क्या देखना है कि आने वाली 17-9-23 को एक तो आपका डाउट सेशन रहेगा, दिन में डाउट सेशन सुबह के 10 बजे से रखूंगा मैं इसको, ठीक है, सुबह 10 बजे,
इसमें आपकी समस्या, कोई भी समस्या आ रही है पढ़ाई में, पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी समस्या है, उसको आप पूछोगे आके, ठीक है। रात 8 बजे से क्या रहेगा, रात 8 बजे से आप 10, 11 और 12 इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है, इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, ठीक है। इंग्लिश की तैयारी कैसे करें, ठीक है। इसके ऊपर आपकी क्लास रहने वाली है बेटा। और साथ ही साथ में अब क्योंकि बोर्ड एग्जाम हमारे हाफ ईयरली एग्जाम बहुत ही पास में है, ठीक है, हमारे एग्जाम पास में है, तो कक्षा 10, 11, 12 के ऊपर विशेष फोकस रहेगा। इनके सभी सब्जेक्ट के, हर एक सब्जेक्ट से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके ऊपर वीडियो आने वाली है, ठीक है। आने वाले 10 दिन के अंदर यही कार्य रहेगा। पहले हिंदी के मुझे कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश और विज्ञान, इन चारों विषय पे वीडियो लेके आनी है कि इनके महत्वपूर्ण प्रश्न इनको क्या क्या पढ़ने हैं। कक्षा 11 में हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, 3 सब्जेक्ट के ऊपर, और वही कक्षा 12 में हिंदी, इंग्लिश और फिजिक्स, इन 3 सब्जेक्ट के ऊपर मुझे वीडियो लेके आनी है, ठीक है। ये मैं आपका सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोनों संडे में। ये सेशन लगभग 1 से 2 घंटे का रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बोर होना स्टार्ट कर जाते हो, जैसे कि अभी इस सेशन में रहा है कि आप बोर होना स्टार्ट हो गए हो, ठीक है, तो उस चीज से बचने के लिए ज्यादा बड़ा सेशन नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आप बोर हो जाते हो, आपके बस की नहीं है ज्यादा देर पढ़ना बेटा, ठीक है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा, बेकार लगा, बहुत बेकार लगा, बिल्कुल बेकार लगा, जैसे भी लगा बेटा अपनी राय जरूर बताएं कमेंट्स में, ठीक है प्यारे बच्चों। तो कक्षा 11 और कक्षा 12 के विद्यार्थी, ठीक है, कक्षा 11 और कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए आज मैंने हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रखा है। आने वाली 17 तारीख को इंग्लिश का सेशन रहने वाला है कक्षा 10, 11, 12 तीनों क्लास के लिए, ठीक है। सभी बच्चे इस क्लास में जुड़ेंगे, ओके। तो बेटा जैसा भी आपको सेशन लगा है आप कमेंट्स करके अपनी राय दे सकते हैं, ओके। और जो चीजें मैंने बताई है इसको आप जरूर पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है, 20,000 उसके बाद आप मान लेगा हाँ, फिर दूरी दूरी वो फिर कौन सा होगा नहीं ऐसे नहीं बात करतेगा। मना करते हो तो मना एक चुहा भी कहते हैं उसका भी कीड़ा अलग है। हमें तो उसका मना नहीं करते, पता नहीं क्यों मुझे तो बहुत परेशान हो रही यहाँ तो जो भी जा रहे अभी यहाँ तो एक साल हो गया
हम ये के चले और जो चेंज का का दे मुझे चलता दिया हाँ तो देख ले सही तरह की आयो मंदिर में जब तक ठीक ठाक नहीं चलती है अपना चाय बनाने का जब आए थे